हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. आई होप मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर होगा आप लोगों को। एक बार ज़रा बताइएगा। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का यूपीएससी अखाड़ा में स्वागत है और बिना किसी डाउट के साथ चीज़ों की शुरुआत करते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कल की क्लास में या फिर आज से पहले जितनी भी क्लास हमारे बीच हुई थी, मैंने आप लोगों को शुरुआती दौर से 1498 से लेकर के जितनी भी मुख्य घटना हुआ करती थी, मेन इवेंट्स हुआ करते थे, वो आप लोगों को मैंने बताया। आज की क्लास दोस्तों कुछ ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैंने प्लासी लड़ाई के बाद में बक्सर की लड़ाई बताई थी और उसी के बाद ही हमारा जो मेन इवेंट उभर करके आता है वो 1857 आता है। तो प्लासी की लड़ाई से लेकर के 1857 तक के बीच में जो भी सारी चीज़ें हुई थी दोस्तों, आप लोगों को मैं यहाँ पर बता करके ही जाऊँगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस हिसाब से चीज़ों की शुरुआत मैं करवा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि इन दौरान में मतलब प्लासी की लड़ाई से लेकर के 1857 रिवॉल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी जिसे कहते हैं, उनके बीच में टोटल कितनी मुख्य घटनाएं हुई थी, कितने सारे मूवमेंट्स हुए थे। क्योंकि जो विदेशी मुल्क के लोग हमारे देश में आकर के राज कर रहे हैं, हम लोगों को भी तो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी कि किस हिसाब से वो राज कर रहे हैं, उन्हें यहाँ से हटा देना चाहिए। तो इसके लिए और ऊपर से उन लोगों के जितने भी रूल्स आ रहे हैं, पॉलिसी आ रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ रहे हैं, सब्सिडरी अलायंस आ रहे हैं, इसी के साथ ही साथ एक और हमारे साथ मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, रिंग फेंसिंग लॉ आया था। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, हमारे लोकल्स को, ज़मींदार्स को, इवन जो सोसाइटी में जो वुमेन है और उसी के साथ ही साथ जिनकी मैं बातें करता हूँ आम आदमी की, उनको भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाई इसमें फेस करनी पड़ रही थी। तो मैंने एक काम किया है, जो थर्ड टॉपिक बांटा है वो पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। 1857 से पहले की जो क्रांति हुई थी, उससे पहले की जितनी भी मुख्य घटनाएं हैं दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं अभी लेकर के आया हूँ। टोटल मैंने इसको 20 में ही डिवाइड किया है। चीज़ों को रेलिवेंट, सिंप्लीफाइड और क्वालिटी हमारा काम है दोस्तों। तो चीज़ों की क्वालिटी निकाल करके रेलिवेंसी आप लोगों को बताना मेरा काम है दोस्तों। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा चीज़ें किस हिसाब से चल रही हैं। पहला हमारे पास टीटू मिर्स मूवमेंट हुआ था। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अभी तक के टॉपिक में, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा लंबा तो जाएगा, लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को से पूछना चाहता हूँ, किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट है क्या? कोई से भी टॉपिक पे किसी भी कहीं दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बार ज़रा बस कमेंट करिए, या फिर कमेंट मत करिए, मुझे एक बार माइक ऑन करके बता दीजिए अगर दिक्कत है, नहीं है, या फिर सारी चीज़ें क्लियर हैं। Clear है sir. क्लियर है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो इसमें होता क्या है ना दोस्तों, मॉडर्न का जो टाइम फ्रेम है, इतने प्यार से हम लोग लेकर के जा रहे हैं, मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही आसानी से आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। आज की क्लास के बाद मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करके जाऊंगा, 1857 का जो रिवॉल्ट कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंस थी, सारी चीज़ें बता करके ही आज मैं जाने वाला हूँ। और ये जितने भी आपके मूवमेंट हुए थे, ये सारी चीज़ें मैं करवा करके ही जाऊँगा दोस्तों, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। तो टोटल हमारे पास 20 उभर करके आए थे। याद रखने का तरीका सबसे अच्छा मैं बताता हूँ दोस्तों, प्लासी से लेकर के 57 तक के बीच में हमारे सामने टोटल 20 ही रिवोल्ट हुए थे। याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी रिवोल्ट से मेन जो क्वेश्चन आता है, वो हमारे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आते हैं कि वो मूवमेंट किस जगह से बिलोंग करता था, उसमें लीडर्स कौन हुआ करते थे, बस
इसके साथ ही जो एडिशन मैंने दे रखा है कि आगे किस तरह से चीज़ें बढ़ी, उसके बाद आप कह सकते हैं कि उनमें क्या क्या सारी चीज़ें हुई थी, तो ये सारी चीज़ें एज अ कंसिडर्ड द फॉलोइंग के रूप में आ जाए तो आ जाए, लेकिन ये 2-3 चीज़ें दोस्तों आती ही आती हैं। तो पहला तीतू मिर्स मूवमेंट हमारे सामने उभर करके आया था। अब तीतू मिर कौन हुआ करता था मैं आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो तीतू मिर मूवमेंट हमारे सामने एरिया जो इसका हुआ करता था वो बंगाल हुआ करता था। डेट की अगर मैं बातें करूं तो 1787 से लेकर के 1831 तक की चीज़ें हमारे सामने दर्शाई गई थी। दोस्तों नोट्स वगैरह अगर बना रहे हैं, साथ लिख रहे हैं, तो वो मत करिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ बार बार, क्योंकि जिस तरह से मेरे एंशिएंट के मॉड्यूल आप लोगों के द्वारा पसंद किए गए हैं ना दोस्तों, काफ़ी मुझे अच्छा भी लगा है कमेंट देख करके। और उसी के साथ ही वैसे ही हमारे मेडिवल के, मॉडर्न के और जितने भी हिस्ट्री के पार्ट है दोस्तों, उस पर हम काफ़ी, हमारी टीम काम कर रही है और आपके पास काफ़ी जल्दी वो सारी चीज़ें पहुंचने वाली हैं। तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से कहानी को सुनते जाइए और चीज़ों को याद करते जाइए और दिमाग में बिठाते जाइए। इसमें जो लीडर्स हुआ करते थे दोस्तों, वो मीर नाथर अली हुआ करते थे, और मीर नाथर अली के साथ ही साथ वहाँ तीतू मिर हुआ करते थे। रीज़न क्या उभर करके आया ये मूवमेंट होने का? रीज़न हम कह सकते हैं कि अगर मेंस के सवाल में, वैसे तो प्रीलिम्स का बैच है दोस्तों, लेकिन मैं मेन सेंट्रिक भी चीज़ें कभी कभी करवा देता हूँ। अगर कभी भी आएगा दोस्तों कि तीतुर मिर मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या था या फिर इसका बैकग्राउंड क्या हुआ करता था, तो जो भी यहाँ के रीज़न है ना, वो आप लोग इसमें लिख दीजिएगा दोस्तों। तो वो क्या थे? अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स who imposed beer tax on the फरीजीज। अब फरीजीज क्या है दोस्तों? एक ड्यूटी आता है, और वो लोग क्या किया करते थे, जो कि हिंदू लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो इन पे टैक्स उभर करके टैक्स वगैरह लगाते थे। तो ये जो तीतू मिर मूवमेंट हुआ था, कुछ इस प्रकार से हमारे सामने उभर करके आया था। अब ये तीतू मिर कौन हुआ करता था दोस्तों? यहाँ पर याद रखिएगा, जितने भी मैक्सिमम रिवोल्ट हैं दोस्तों, जितने भी मैक्सिमम रिवोल्ट हैं, उनके जो मेन रीज़न होंगे, उनमें से मैक्सिमम होगा आपका टैक्स इम्पोज पर। क्योंकि टैक्स कभी बढ़ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो लोगों को यार देने में भी तो दिक्कत आती है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, अपने ही क्षेत्र में रिवोल्ट करने की शुरुआत देखी गई थी। इसी के साथ ही साथ तीतू मिर वॉज अ पीजेंट लीडर हु लीड, यहाँ पर स्पेलिंग हु लीड नरबेरिया अपराइजिंग इन 1831 अगेंस्ट जमींदार एंड द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी। एक हमारे पास नरकेल बेरिया नाम का एक अपराइजिंग आया था, जो कि आप कह सकते हैं इसी के लास्ट में आया था 1831 में। उसमें तीतू मिर का बहुत बड़ा एक योगदान हुआ करता था। स्टार्टिंग में इसको जो लीड था वो मीर नाथर अली ने किया था। बाद में जाकर के तीतू मिर ने इसको अपने ऊपर हथिया लिया था और चीज़ों को अपने हिसाब से लेकर के जा रहा था। वो कौन हुआ करता था? तो एक पीजेंट लीडर हुआ करता था। दोस्तों सवाल आएगा कभी भी कि तीतू मिर का ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन क्या हुआ करता था, तो ही वॉज अ पीजेंट लीडर। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास जो अगला मूवमेंट उभर करके आ रहा है, उसका नाम पागलपंथीज है। अब पागलपंथीज कहने का मतलब क्या है दोस्तों? वो जो टाइम फ्रेम है वो 1825 से लेकर के 1835 तक की चीज़ें हमारे सामने दर्शा रहा है। एरिया यहाँ पर बंगाल ही है, और लीडर्स इसमें करम शाह है, KARAMSHAH, और दूसरा हमारे पास टीपू शाह है। दोस्तों ये टीपू सुल्तान नहीं है, पहले ही बता दूं, ये टीपू शाह हमारे सामने उभर करके आए हैं। ये इनके पापा हुआ करते थे और ये इनके बेटे हुआ करते थे। रीज़न क्या हुआ दोस्तों? इनके क्षेत्र में हाइक इन रेंट हो गया, वो भी एक तरह से टैक्स है। हम ले सकते हैं आइडिया की चीज़ें हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ही आ रही है। तो मैंने यही बताया दोस्तों, इंसान को अगर मान करके चलिए कभी भी रिवॉल्ट होता है, कोई भी फैक्टर हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इकोनॉमिक कंडीशन अगर ख़राब हो जाए ना दोस्तों, तो चीज़ें हमारे विपरीत ही चलने लग जाती हैं। तो कभी टैक्स बढ़ा दिया, कभी रेंट बढ़ा दिया, कभी आप कह सकते हैं कि ज़मीन का जो कर है वो एक तरह से टैक्स ही है, वो बढ़ा दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसी के साथ ही साथ क्या देखा गया कि करम शाह एंड हिज सन टीपू सुल्तान लीड पीपल कैप्चर्ड शेरपुर इन 1825। शेरपुर एक जगह है दोस्तों बंगाल के ही पास में, उसको कैप्चर किया था इन्होंने 1825 में आके। आफ्टर स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द जमींदार्स, जमींदारों के द्वारा एक कर बढ़ाया गया था, हाइक इन रेंट, मैंने पहले लिखा है रीजन में, हाइक इन रेंट के तौर पे चीज़ें आगे बढ़ाई गई थी। और ये मान करके चलिए दोस्तों, इसी वजह से इन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया था। तीसरे नंबर पर अब हम आते हैं तो स्ट्राइक ऑफ बंगाल इंडिगो कल्टीवेटर्स, जो कि हुआ था 1860 में, और वो जो एरिया था वो भी बंगाल का हुआ करता था। दोस्तों बंगाल 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 ही चलता आ रहा है। तो बंगाल का जो इम्पोर्टेंस है ना, आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए। चीज़ें मैंने बताई थी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी में किस तरह से चीज़ों को शुरुआत कराई थी, एक बंगाल का इंपॉर्टेंस दिखाया था।
सवाल आ सकते हैं दोस्तों, अगर यूपीएससी मेंस में सवाल आता है कि बंगाल के ओरिजिन पर लिखिए, बंगाल का सिग्निफिकेंस लिखिए, ये सारी चीज़ें भी अगर आप इंक्लूड कर देंगे ना दोस्तों तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। इसी के साथ ही क्या देखते हैं इसमें, तो स्ट्राइक ऑफ बंगाल इंडिगो कल्टीवेटर्स 1860 जो कि बंगाल में हुआ था, इसमें एरिया बंगाल आप लोगों को मैंने बताया। लीडर्स इसमें कौन हुआ करते थे, इसमें विष्णु विश्वास हुआ करते थे और दिगंबर विश्वास हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, फॉल इन डेप्ट, डेप्ट का मतलब क्या है दोस्तों, कर्ज में ये डूब गए थे। क्यों डूबे थे, उसका मेन रीजन क्या है, ब्रिटिशर्स वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट सॉरी इट्स माय मिस्टेक, हाँ रीज़न उसका मेन था कि फॉल इन डेप्ट, और उसका जो मेन रीज़न हुआ करता था दोस्तों कि ब्रिटिशर्स जो लोग हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे, वो इंडिगो उगाने पर मजबूर करते थे कि चीज़ें हमें इंडिगो ही चाहिए। और दोस्तों क्योंकि उस टाइम में जो डिमांड हुआ करता था वो ब्लू डाई का, वो बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा था, जिस वजह से अंग्रेज़ों ने क्या किया था, आपको जो भी वहाँ के लोकल मेन कल्टीवेटर्स हुआ करते थे उनको ज़बरदस्ती बोला जाता था कि तुम यहाँ पर इंडिगो का जो फॉर्मेशन है इंडिगो लगाओ, ताकि हमारे पास जो ब्लू डाई के लिए चीज़ें, ब्लू कलर के लिए चीज़ें हमारे पास उभर करके आए। दोस्तों इंडिगो पर भी कभी सवाल आ सकते हैं, क्योंकि हमारा चंपारण एक जगह है जो कि गांधी जी से सिग्निफिकेंट रखता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, टेंशन ना लीजिएगा। तो इसमें होता क्या है ना, इंडिगो के बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, अगर हम कोई भी फसल उगा ले अपनी ज़मीन में, उसके बाद हम फिर से चीज़ों को अच्छे से निकल करके फिर से एक नया हम फसल लगा करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिगो लगाने के बाद में होता क्या है ना, चीज़ें खराब हो जाती हैं दोस्तों। याद रखिएगा, इंडिगो हमारे जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी कम कर देता है, और जिस हिसाब से ये लोग मना करते थे और इसमें कोई बचत इन लोगों का होता नहीं था, और इन लोगों को ऊपर से कर्ज में ये डूबते जा रहे थे। तो इनके बाद इन्होंने सोचा कि यार अब हमें रिवोल्ट कर देना चाहिए। तो चीज़ें हमारे पास दोस्तों इस तरह से सामने आ रही हैं। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो जो इसमें मेन जो इंसान है वो उभर करके आते हैं जिनका नाम हर्षचंद्र मुखर्जी है, जो कि हमारे हिंदू पैट्रियोट एक मैगजीन हुआ करता था, न्यूज़पेपर हुआ करता था, उसके ये एडिटर हुआ करते थे। और उसी के साथ ही साथ इसी दौरान में नील दर्पण लिखा गया था, दीनबंधु मित्रा का एक प्ले हुआ करता था नील दर्पण, वो भी इसी टाइम में लिखा गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, नील दर्पण कहने का मतलब खुद ब खुद ब्लू है, और ब्लू से हमारा आता है ब्लू डाई, और ब्लू डाई से चीज़ें हमारे पास आती हैं इंडिगो। तो ये सीधा ताल्लुक हमारा इंडिगो से जाएगा। इसी के साथ ही फोर्थ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो पबना राइट्स हुआ था। अब ये पबना राइट्स भी हमारा बंगाल में ही हुआ था। तो दोस्तों चार हमारे पास जो रिवोल्ट है वो बंगाल में होता दिख रहा है। तो अब सोच सकते हैं कि बंगाल का जो इंपॉर्टेंस है वो शुरू से ही कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रखता है। और आज की भी डेट में देखा जाए तो अगर आप लोग बंगाल की तरफ जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ का कल्चर हल्का सा अलग होगा आपके नॉर्थ से, और इवन ईस्ट में भी जा करके आपको वहाँ पर चीज़ें अलग ही दिखेंगी। इसके जो लीडर्स हुआ करते थे वो खोडी मुल्ला हुआ करते थे और शंभूपाल हुआ करते थे। रीज़न क्या उभर करके आया था दोस्तों ये मूवमेंट कराने का, अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड द रेंट, इलीगल रेंट बियॉन्ड लीगल लिमिट्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगेन ये रेंट पर बातें हो रही हैं, चीज़ें कुछ इस हिसाब से आई हैं कि इलीगल रेंट लिए जा रहे होंगे। बेशक वो जो जगह है, वो जो प्लेस है या फिर जो लैंड है, उनसे इलीगल जो रेंट है वो लेकर के जा रहे होंगे, और लोगों को ये पसंद नहीं आई होगी, जिस हिसाब से इन्होंने रिवॉल्ट की शुरुआत कर दी दोस्तों। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, हम अभी कर रहे हैं 1857 का टाइम फ्रेम से पहले की चीज़ें। याद रखिएगा दोस्तों, ये जितनी चीज़ें आ रही हैं, ये जो मूवमेंट्स कुछ आगे पीछे हो गए हैं तो इसमें टेंशन ना लीजिएगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कोई भी मूवमेंट हमारा उभर करके आ रहा है जो कि 1857 से पहले की घटना है दोस्तों, अगर 1857 का सिग्निफिकेंस अगर आएगा, फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का अगर सिग्निफिकेंस आएगा, तो ये सारी चीज़ें भी आप बैकग्राउंड के तौर पर लिख सकते हैं। उसी के साथ ही साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है कि पीजेंट ऑर्गेनाइज्ड एन अग्रियन लीग विच रेज्ड फंड टू द मीट लिटिगेशन एक्सपेंसेस। क्लियर है दोस्तों सारी चीज़ें, उन्होंने एक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया जिसमें कि फंड्स के तौर पे चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे देखी गई थी। अब इसके बाद 5वें नंबर पर हम बढ़ते हैं, तो ये डेक्कन राइट्स हुआ था। डेक्कन राइट्स हुआ था 1875 में, ये हुआ था पुणे में, सतारा में और अहमदनगर में। इसके जो लीडर हुआ करते थे दोस्तों, वो ट्रेडिशनल हेडमैन पटेल हुआ करते थे। उनको हम पटेल बाबू के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने एक लिटरेचर में 9th या 10th में पटेल बाबू का चैप्टर होगा, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बस नाम याद रखने के लिए मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ। इसी के साथ ही साथ रीजंस की मैं बातें करूंगा दोस्तों। फॉल इन
कॉटन प्राइसेस। दोस्तों कॉटन का भी जो महत्व है ना बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, इस हिंदी में शायद इसको कपास कहते हैं। तो कॉटन का जो इम्पोर्टेंस है दोस्तों काफ़ी फेमस हमारे पास सामने उभर करके आता है, क्योंकि इसका भी जो डिमांड है ना ब्रिटिशर्स हमारे साथ मतलब अपने साथ में यहाँ के कॉटन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स लेकर के टेक्सटाइल्स पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था और चीज़ों को यहाँ से लेकर के जाने की शुरुआत ही दिखाई गई है। तो फॉल इन कॉटन प्राइजेस यानी कि कॉटन का जो प्राइस हो गया था वो बढ़ गया था दोस्तों, और मैनिपुलेशन ऑफ द बैंड बाय द मनी लेंडर्स और इंक्रीज इन द रेवेन्यू डिमांड बाय हाँ, तो कुछ चीज़ें हमारे सामने उभर करके ये आती हैं कि ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कॉटन की प्राइस बढ़ गई होगी, उसी के साथ ही साथ जो मनी लेंडर्स हुआ करते होंगे उन्होंने क्या किया कि जो हमारा एक बॉन्ड ऑफ ये जो मार्केट को मैनिपुलेट करने की चीज़ें हमारे सामने दर्शाई गई हैं। इसी के साथ ही साथ आगे चल करके क्या देखा गया दोस्तों, यहाँ पर इंक्रीज इन रेवेन्यू डिमांड, मतलब डिमांड की मतलब जितनी भी रेवेन्यू है उसके डिमांड को इन्होंने इंक्रीज करवा दिया। इसी के साथ ही आगे चल के एक जो सभा है, काफ़ी फेमस सभा है जिसमें एमजी रनाडे का नाम उभर करके आता है दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा, मॉडर्न इंडिया के टाइम में काफ़ी फेमस हुआ करते थे। वो एमजी हेक्टर वाले नहीं, ये एमजी रनाडे हैं दोस्तों। तो दे वॉज हेल्प बाय द पूना सार्वजनिक सभा, और उस सभा में क्या देखा जाता था कि जस्टिस रनाडे डेक्कन रियोट्स कमीशन वॉज अपॉइंटेड। उसी के साथ ही पंजाब लैंड एलिगेशन एक्ट 1900 भी इसी के बाद ही जारी हुआ था। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1875 से लेकर के 1900 तक की चीज़ें हमारे सामने दर्शाई जा रही हैं, किस हिसाब से जो भी राइट्स हैं, रिवोल्ट्स हैं हमारे सामने उभर करके आ रहे हैं। इसी के साथ ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो चीज़ें हमारे सामने कुछ इस तरह से आ रही हैं कि पंजाब पीजेंट रिवोल्ट की बारे में बातें हो रही हैं और 1855 में चीज़ें उभर करके आ रही हैं दोस्तों। तो देखा क्या जाता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रीज़न यहाँ पर उभर करके आता है लूजिंग लैंड। इसका मतलब क्या है, हो सके कि किसी भी रीज़न से मनी लेंडर को, जो वहाँ का ओनर है और वो एक तरह से जो फार्मर्स है, एक कह सकते हैं कि रेंट पर चीज़ों को देता होगा, उसने चीज़ें ख़राब करी हो, प्रॉफिट कम देता हो, तो इसने यहाँ से उसे उखाड़ के फेंक दिया हो, या फिर एक दूसरे में लड़ाइयाँ चलती रहती थी दोस्तों, ज़मीनों को लेकर के, काम को लेकर के, प्रॉफिट को लेकर के, बहुत सारे रीज़न हमारे सामने उभर करके आते हैं। तो इसी में क्या देखा जाता था दोस्तों कि पंजाब एलिगेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1900, जो कि जस्ट अभी मैंने आप लोगों को लास्ट स्लाइड में भी बताया था, जिसका इफेक्ट यहाँ पर भी देखने को मिला था। इसी के साथ ही साथ 7वें नंबर पे हमारे सामने जो रिवोल्ट है वो उभर करके आया है, जिसको हम लोग रामोसी अपराइजिंग कहते हैं। और ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों, MH यानी महाराष्ट्र में चीज़ें हमारे सामने उभर करके आई थी। ये अपराइजिंग कहने का क्या मतलब है, जो टाइम फ्रेम है हमारा वो 1877 से लेकर के 1888 तक की चीज़ें हमारे सामने दर्शाई जा रही हैं दोस्तों। अगर 1857 रिवोल्ट की मैं बातें करूं तो इसके पहले जितने भी रिवोल्ट हुआ करते थे मैंने आप लोगों को बताई हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे काम है दोस्तों चीज़ों को लिमिटेड करना। तो जितने भी रिवोल्ट है, ये जो 20 रिवोल्ट है दोस्तों, आपके इतिहास में जितने भी रिवोल्ट हुए थे हमारे सामने कुछ इस प्रकार है, क्योंकि मैंने इसमें चंपारण को भी डाला है, मैंने इसमें खेड़ा को भी डाला है, मैंने इसमें आप कह सकते हैं बहुत सारी जो जितने भी रिवोल्ट्स वगैरह हैं उनको एक जगह लिमिट करके चीज़ों को आपको लिमिटेशन के साथ चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन रिवोल्ट से आता है ना दोस्तों, तो वो आप लोग नहीं छोड़िएगा, ये मैं पूरी से पूरी आशा करता हूँ। इसी के साथ ही क्या देखा जाता था दोस्तों, इसके जो लीडर्स हुआ करते थे वो वासुदेव बलवंत फोडके हुआ करते थे, और इनको देखा क्या जाता है दोस्तों, ये जो मेन रीज़न उभर करके आता है वो डेक्कन फेमाइन का आता है। अब डेक्कन फेमाइन कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि एक फेमाइन हमारे इस एरिया में आया था, जो कि एक सुखाड़ जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में, खाने के लिए कुछ नहीं है और कह सकते हैं कि चीज़ें हमारे सामने कुछ नहीं है, रिसोर्सेज ख़त्म हो गए। और ये इतिहास में दर्शाया गया है कि जो ब्रिटिश फेलियर टू टेक अप एंटी फेमाइन मेजर। क्या आपको लगता है ये स्टेटमेंट सही होगा दोस्तों? मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें लिख रखी हैं दोस्तों कुछ इस हिसाब से हैं, यहाँ पर ब्रिटिशर्स की गलती बताई गई है। इवन मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कुछ ना कुछ उन लोगों ने दिमाग से ही चीज़ों को आगे बढ़ाया होगा, इतिहास के पन्नों में अपना भी एक नाम दर्ज करवाया होगा कि चलो यार हमारी गलती रही हो। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये वही ब्रिटिशर्स हैं, ये वही अंग्रेज है जो कि हमारे बंगाल में जब फेमाइन आया था, इन लोगों को वर्ल्ड वार में रिसोर्सेज भेजना काफ़ी ज़्यादा महत्व हो गया था और हमारे इंडिया को इन्होंने भूखा मरते छोड़ दिया था। तो चीज़ें दोस्तों इस हिसाब से हमारे सामने आती हैं। इसी के साथ ही ऑर्गेनाइज्ड रामोसी पीजेंट
एंड 2 ऑफ एस्टेब्लिश हिंदू राज। तो हिंदू राज की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी दोस्तों, इसी अपराइजिंग के बाद हमारे सामने दर्शाई गई थी। 8वें नंबर पे हमारे सामने जो मूवमेंट उभर करके आ रहा है दोस्तों, वो 1917 का चंपारण मूवमेंट उभर करके आता है। गांधी जी के आते के साथ ही उन्होंने इस मूवमेंट पर काम किया था। और ये मूवमेंट क्या कहलाता है दोस्तों, बिहार में है। और बिहार में एक जो जगह है चंपारण, आप लोग बिहार का मैप देखिएगा तो ये गांधी के एरा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ इस तरह से वो आप कह सकते हैं कि नॉर्दर्न बिहार में इसका इलाका आता है, नॉर्थ चंपारण, वेस्ट चंपारण ये बटा हुआ है। तो चीज़ें इस हिसाब से हमारे सामने आती हैं दोस्तों। इनके जो लीडर हुआ करते थे वो गांधी हुआ करते थे, और इसका जो रीज़न हुआ करता था वो 3 कठिया सिस्टम हमारे सामने उभर करके आया था। अब 3 कठिया क्या सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पर इंडिगो का जो प्लांटेशन हुआ करता था वो 3/20 के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ाने को बोला जा रहा था, ड्यू टू द कॉम्पिटिशन विद द जर्मन सिंथेटिक एंड द प्राइस कोलैप्स। और फिर इलीगल, आप कह सकते हैं कि इलीगल चीज़ें, इलीगल काम वहाँ से पीजेंट को करवा करके आगे बढ़ाने के लिए बोला जा रहा था। चीज़ें कुछ इस हिसाब से आती है दोस्तों हमारे सामने। 1917 के दौरान में जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, अगर मान करके चलिए एक बार ज़रा वर्ल्ड लेवल पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इस टाइम में हमारे सामने इकोनॉमी तो बैठ चुकी थी, दुनिया भर में बातें करूं क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर का टाइम हुआ करता था। उसी के साथ ही साथ जर्मन जो मार्केट पे पकड़ काफ़ी अच्छा बना रहा था। इसी के साथ ही उसके जो क्लोथ्स हैं दोस्तों, उसकी वर्ल्ड लेवल पर डिमांड काफ़ी अच्छी होते जा रही थी, जिस वजह से इन्होंने ये सोचा कि अगर हम बिहार का जो जगह है चंपारण, उसमें अगर फार्मर्स को ज़बरदस्ती प्रेशर दे करके हम इंडिगो की फार्मिंग करवाएंगे तो हमारी कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और चीज़ें कुछ इस हिसाब से बढ़ती हैं दोस्तों कि जो मार्केट जर्मन का आज उभर करके आ रहा है, कल होके हम लोग उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। इन्होंने क्या किया था, चीज़ों को कुछ इस हिसाब से किया, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इन लोगों ने रिवॉल्ट ही कर दिया और गांधी जी को मेन एक चेहरा उभर करके सामने लेकर के आए थे। तो गांधी जी का जो डेब्यू था वो हमारे इंडिया में हो चुका है। जिस तरह से एक्टर का डेब्यू किसी मूवी में होता है, उस तरह से हमारे जो गांधी जी हैं उनका जो डेब्यू है वो हमारे इंडिया में आते ही चंपारण मूवमेंट से शुरुआत किया गया था। इसी के साथ ही साथ क्या किया गया दोस्तों, खेड़ा की बातें की जाती हैं। तो खेड़ा हमारा सत्याग्रह। सर ये 3/220 इंडिगो प्लान है क्या? देखिए 3/, आप नाम से देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए। ये जो रीज़न है दोस्तों, ये रीज़न यहाँ पे 3 कठिया सिस्टम है। 3 कठिया सिस्टम कहने का मतलब क्या है, आप लोगों ने ज़मीन में जो एक लोकली लैंग्वेज कहते हैं, 1 कट्ठा 2 कट्ठा, किसी ने सुना है ये चीज़ें? बहुत ही ये कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं एक तरह से गांव की भाषा में कहते हैं, जैसे एक बीघा होता है, बीघा तो आप लोगों ने सुना होगा। उसी तरह से एक हमारे पास कट्ठा के तौर पे एक चीज़ें आती हैं, जैसे यूपी, बिहार या फिर पूर्वांचल क्षेत्र में 1 कट्ठा ज़मीन है, 2 कट्ठा ज़मीन है, ये चीज़ें उभर करके आती हैं। तो 3 कट्ठिया कहने का मतलब है दोस्तों कि 3 कट्ठे ज़मीन में 3 ये समथिंग अराउंड बीघा होता है। तो पहले ये बताइए, ये जो कट्ठा शब्द है आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना है? किसी ने भी नो सर। नहीं है ना? तो हाँ, तो ये चीज़ें इस हिसाब से आती हैं। आप लोग कभी यूपी बिहार की तरफ जाइएगा तो चीज़ें इस हिसाब से आती हैं। ज़मीन को हम लोग 1 कट्ठा 2 कट्ठा में नापते हैं। यहाँ पर जैसे इस तरह से बीघा होता है, आप कह सकते हैं कि चीज़ें इस हिसाब से एकड़ होता है, तो वहाँ पर कट्ठा के तौर पे हम लोग मानते हैं। तो यहाँ चीज़ें आती हैं 3 कट्ठिया जो सिस्टम है दोस्तों 3/20 के हिसाब से, कि अगर एक 3 कट्ठे ज़मीन में अगर किसी को एक तरह से मान करके चलिए ज़मीन का 3/20 भाग उनको जो इंडिगो फार्मिंग के तौर पे चीज़ें निकल करके आती हैं। और 3 कट्ठा कहने का मतलब जो मैंने आपको लोगों को बताया कि जो 3 कट्ठिया जो ज़मीन है, 3 कट्ठिया जो सिस्टम है, उसका जो नाम से जो उद्गम है कुछ इस हिसाब से हुआ है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जिस हिसाब से 1/6 टैक्स आप लोगों को मैंने मेडिवल में और एंशिएंट में बताया था कि अपने ज़मीन का 1/6 भाग आप लोगों को देना है, उसी हिसाब से कह सकते हैं कि ज़मीन के 3/20 पार्ट में आप लोगों को इंडिगो उगाना है। और हमें इसके बाद ही हुआ था क्या दोस्तों, पहले इन लोगों ने 3/20 का पार्ट रखा था, बाद में करके इन्होंने बोला था कि कुछ जो लिमिटेड हमारे पास जो फील्ड है वो इंडिगो के लिए ही दे दिया जाए। और इंडिगो का मैंने आप लोगों को सिग्निफिकेंस बताया था दोस्तों। ज़मीन में एक बार ये उगाने के बाद में इसकी जो ज़मीन की उपज है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो ख़राब हो जाती थी, जिस वजह से लोग ये उगाने से मना करते थे। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ज़बरदस्ती इन लोगों को बोलते थे कि चीज़ें यार हमें नहीं पता, चीज़ें कैसे भी करके लेकर के आओ। फ्री में इन लोगों से काम करवाते थे, बिना टैक्स के, बिना पेड के, तो चीज़ें ख़राब होंगी ही। तो अब ये जो डाउट है वो क्लियर हुआ क्या?
यस सर। हाँ, तो खेड़ा सिस्टम पर हम बातें कर रहे थे नाइन्थ पर। तो खेड़ा सिस्टम कुछ इस हिसाब से आया है। खेड़ा एक जगह है जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है, और 1918 के अराउंड में इसकी शुरुआत की जाती है। यहाँ पर क्या देखा जाता था दोस्तों, लीडर यहाँ पर गांधी जी होते हैं, वल्लभ भाई पटेल होते हैं। इसके रीज़न के पे बातें करते हैं, पीपल वर अनेबल टू पे हाई टैक्सेस। इसी के साथ ही इट वाज द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दोस्तों कभी भी अगर सवाल आएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, तो सबने सुना है, जो कि खिलाफत वगैरह से आगे चीज़ें चलती हैं। लेकिन वहाँ की जो शुरुआत होती है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों, कि पहला जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। नॉन कॉपरेशन नाम से पता चल रहा है कि हम लोग अब आपको कॉपरेट नहीं करेंगे, चाहे आप लोग कुछ भी कर लीजिए। तो इट वाज द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच वाज कॉल्ड खेड़ा सत्याग्रह इन गुजरात, हेल्ड इन 1918 बाय गांधी एंड वल्लभ भाई पटेल। इसी के साथ ही साथ हमारे सामने 10th हमारे सामने मूवमेंट उभर करके आता है, एक का मूवमेंट जिसे कहते हैं 1921 के अराउंड में। 1921 के अराउंड में चीज़ें इस हिसाब से आती हैं, ये जगह है हरदोई के नाम से, बहरीच के नाम से एक जगह है। चीज़ें इस हिसाब से हमारे सामने आ रही हैं। ये जो है दोस्तों लीडर्स हमारे सामने यहाँ पर मदारी पासी के नाम से, या फिर इन्हें मदरासी भी कहते हैं, लेकिन मदारी पासी के नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसका जो मेन रीज़न उभर करके आया था वो आया था डिमांड फॉर 50% हायर देन द रिकॉर्डेड रेंटेड। अब आप लोगों को ज़मीन में 10 रुपये देना है, लेकिन अब आप लोगों से कहा जा रहा है कि नहीं यार, अब आप लोगों को 10 नहीं 15 देना है इस जगह पर। एक तो हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, दूसरा एक तो हमारे पास काम का प्रेशर बढ़ रहा है, तीसरा हमारे पास ब्रिटिशर्स दबाव बना रहे हैं कि चीज़ों को करो करो करो, लेकिन हमारे पास लेबर की कमी है, हमारे पास पैसों की कमी है, तो चीज़ों को हम आगे बढ़ा ही नहीं सकते। एक टाइम बाद तो यार ये सारी चीज़ें होनी ही थी। तो इसका जो मेन रीज़न था वो डिमांड फॉर 50% हायर देन द रिकॉर्डेड रेंट उभर करके आया था। इसी के साथ ही साथ दोस्तों आगे देखते हैं, तो आगे मेरे सामने जो चीज़ें उभर करके आ रही हैं, ये 11th नंबर पे मोहिपला रिबिलियन है, और उसी को हम लोग दूसरा नाम मलाबार रिबिलियन के भी नाम से जानते हैं। मलाबार कोस्ट के इलाके में, मलाबार एरिया में इसका जगह हुआ करता था। 1921 के ही अराउंड में ये सारी चीज़ें दर्शाई गई थी। इसके जो लीडर्स हुआ करते थे दोस्तों, वो सैयद एवी हुआ करते थे और सैयद फाजी हुआ करते थे। रीज़न पर अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो इंक्रीज इन लैंड टैक्सेस। ये जितने भी मूवमेंट आ रहे हैं, आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि रेवोल्यूशन पर अगर सवाल आते हैं दोस्तों, रेवोल्यूशन का सिग्निफिकेंस लिखिए या फिर आप रिबिलियन का सिग्निफिकेंस लिखिए, तो उसमें आप लोग ये भी चीज़ दर्शा सकते हैं कि सिग्निफिकेंस में किसी भी चीज़ को अगर ख़त्म कर दो दोस्तों, चीज़ें थोड़ी सी खराब होंगी, लेकिन इकोनॉमी को अगर ख़त्म कर दो ना दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ ही इकोनॉमिक के बाद में हमारे सामने जो भी चीज़ उभर करके आती हैं वो रिलीजन पर बातें होती हैं। जब इंसान पर, जो कि अभी मैं 1857 के रिवोल्ट में आप लोगों को बताऊंगा भी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इसी के साथ ही रीज़न पर मैं बातें कर रहा था, तो इंक्रीज इन लैंड टैक्स होती हैं और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर होते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, हमारे सामने स्लेव का सिस्टम मिडिवल टाइम में ही आने की शुरुआत देखी गई थी। ब्रिटिशर्स को भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। जिस हिसाब से चीज़ें हमारे सामने आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका वाले अफ्रीका से बंदों को लाते थे और अपने यहाँ ट्रेडिंग वगैरह करवाते थे, अपने यहाँ लेबर का काम वगैरह रखते थे। इसी हिसाब से इन लोगों को भी काफ़ी मज़ा आने लग गया कि यार इंडियन है, ये लोग भी एक तरह से ब्लैक हैं और हम वाइट हैं, तो हम क्या करेंगे, इन लोगों को बंदी बनाएंगे और हम लोग अपना काम निकलवा करके इनको बाद में छोड़ देंगे या मार देंगे, वो हमारे मन पर ही है। तो इन लोगों ने क्या किया, पुअर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया। और दोस्तों ब्रिटिशर्स और इन आम आदमी के बीच में अगर कोई कह सकते हैं कि जो मेन रोल है, या फिर आप कह सकते हैं की प्लेयर है, वो यहीं के ही लोग हैं जो ज़मींदार हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स सीधा नहीं जाते थे इनके पास में, वो सीधा बंदूक की भाषा समझते थे। उनको अगर मन किया तो जा करके मार देते थे, लेकिन पहले ये इसको बोलते थे, और ये जितनी भी लोकली चीज़ों को अपने अंतर्गत ले करके इन लोगों को समझाता था। माने तो ठीक है, नहीं माने तो मार देते थे। तो जितने भी पुअर होते थे दोस्तों, इन सब में इनका एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा होने की जो शुरुआत है वो होती गई थी। दोस्तों अगर मॉडर्न में कभी भी सोसाइटी पर सवाल आता है दोस्तों, और आप लोगों को आम आदमी पर लिखना है दोस्तों, आम आदमी मतलब आप पार्टी नहीं दोस्तों, आम आदमी का मतलब यहाँ पर जो कॉमन पीपल है, मैंगो पीपल है, उनके बारे में। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये जितने भी मूवमेंट है ना, उनको अगर नाम भी दे दीजिएगा और साथ में दर्शा दीजिएगा कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। क्योंकि हमने चंपारण में देखा था इंडिगो की खेती हुआ करती थी, हमने सत्याग्रह में देखा था कि आपका पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि चीज़ें हमारे सामने जो टैक्स बढ़ा दिए गए थे, फिर
तीन काठिया सिस्टम उभर करके आई थी, 50% टैक्स बढ़ा दिया था। मतलब ये सारी चीज़ें अलग अलग रिवोल्ट में, अलग अलग मूवमेंट में हमारे सामने चीज़ें दर्शाई जा रही हैं दोस्तों। तो अगर सिग्निफिकेंस कभी भी आता है कॉमन पीपल के बारे में लिखने के लिए तो ये सारी चीज़ें लिख दीजिएगा, तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। उसी के साथ ही साथ क्या हुआ था दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इस एरिया में मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया था। दोस्तों मार्शल लॉ आप लोगों को पता होगा किस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग की चीज़ें हमारे सामने उभर करके आई थी। मार्शल लॉ भी एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी एक तरह ब्रिटिशर्स के ही फेवर में ये सारी चीज़ें जा रही होंगी। इसी के बाद ही 12th नंबर पर हम आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी लॉज वगैरह हैं इनको लेकर के टेंशन मत लीजिएगा, अभी फिलहाल बस याद रखते जाइएगा। लास्ट में भी होगा क्या, जब मॉडर्न की जब ख़त्म पर मैं एंड पर जब मैं आऊँगा तो जितने की टर्म्स के भी तौर पे जितनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वो सारी चीज़ें मैं बता करके आप लोगों को जाने वाला हूँ। इसकी टेंशन मत लीजिएगा, चीज़ों को मैं आया हूँ तो क्लियर करवा करके ही जाऊँगा। इसी के बाद ही 12th नंबर पे जो हमारे सामने मोमेंट उभर करके आता है, इसको हम लोग फॉरेस्ट सत्याग्रह के नाम से या फिर पलनाड सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ये गुंटूर क्षेत्र में हुआ था और ये 1921 में हुआ था। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को दिख रहा होगा, अगला भी जो रिवोल्ट है वो 1921 है। तो 1921 में दोस्तों काफ़ी कह सकते हैं कि चीज़ें हमारे विपक्ष में चल रही थी, काफ़ी अगेंस्ट में चल रही थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि कल तक मैं जो था आप लोगों को एडवेंट और ब्रिटिश करवा रहा था, ब्रिटिशर्स का उद्गम करवा रहा था, वो लोग कैसे आए थे, आज मैं सीधा 91 पे चला गया, बीच का पार्ट स्किप हो गया क्या, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा दोस्तों। ये सिर्फ मूवमेंट्स की बातें हो रही हैं, मूवमेंट्स की बातें हैं, आप लोगों को लिमिटेड करवा रहा हूँ। इनके अलावा मूवमेंट्स आप लोगों को पूरे इतिहास भर में नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा कि ये क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट रखते हैं, मूवमेंट्स पर बातें करते हैं। इससे ये ख़त्म करवाने के बाद में मैं 1857 से फिर से चीज़ों को स्टार्ट करवाऊंगा। तो फॉरेस्ट सत्याग्रह की बातें हो रही हैं, गुंटूर क्षेत्र में हमारे सामने उभर करके आई थी। इनमें जो लीडर हुआ करते थे दोस्तों, वो हमारा NV रामा नायडू हुआ करता था और NG रंगा हुआ करता था। इसका जो रीज़न हुआ करता था सेम वही, हेवी टैक्स फॉर द परमिशन टू ग्रेज देयर कैटल इन द फॉरेस्ट। दोस्तों पता होगा कि जो क्षेत्र है उसमें काऊ को भी ग्रेजिंग कराने के लिए इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था, उसमें भी इन लोगों ने चीज़ों को बढ़ा दिया था। तो अब इन लोगों के पास एक तो पहले से ही चीज़ों की कमी है, ऊपर से ये लोग और टैक्स कहाँ से लेकर के आएंगे, तो रिवोल्ट तो होना ही था, जिस वजह से इसका नाम फॉरेस्ट सत्याग्रह हमने दिया है। इसी के साथ ही 13 नंबर पे हमने साराबंदी कैंपेन की शुरुआत देखी थी, जो कि कहाँ पर, गुजरात में ही हुआ था 1921 के ही अराउंड में दोस्तों। इसी के साथ ही लीडर्स की मैं बातें करूं तो सीताराम दास हुआ करते थे, विजय सिंह हुआ करते थे, उसी के साथ ही मनिका लाल वर्मा हुआ करते थे। रीज़न वही, लैंड रिवेन्यू पर बातें हो रही हैं दोस्तों। इसी के साथ ही 14 नंबर पे किसान सभा उभर करके आता है। दोस्तों किसानों का जो सिलसिला है अभी भी चलता आ रहा है हमारे भारतवर्ष में, तो इसकी जो शुरुआत है वो 18 में हुई थी, यानी 1918 में की गई थी। और आप लोगों ने ऑल इंडिया किसान सभा का क्वेश्चन आया था दोस्तों, मुझे अभी याद आ रहा है, क्वेश्चन 2016 का ये सवाल है या फिर 2015 का ये प्रीलिम्स का सवाल है कि ऑल इंडिया किसान सभा का जो फॉर्मेशन है वो कब करवाया गया था दोस्तों। तो उसका जो आंसर है वो 1936 हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो किसान सभा 1918 से लेकर के 28 तक की चीज़ें दर्शाता है। इसका जो रीज़न हुआ करता था वो पूरा भारतवर्ष हुआ करता था दोस्तों, ये कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं हुआ करता था कि अगर हम अवध की बातें करें यहाँ पर है, बंगाल की बातें करें यहाँ पर है, तो ये पूरे इंडिया भर में चीज़ें हमारे सामने दर्शाई जा रही थी। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, अलग अलग जगह से अलग अलग किसान उभर करके आए थे दोस्तों। पहले के टाइम में क्या देखा जाता था, आज के टाइम में हरियाणा और पंजाब हमारा किसानों में या फिर खेती में एक तरह से लीडिंग कर रहा है, लेकिन पहले के टाइम में चीज़ें हमारे सामने यूपी में, बिहार में, बंगाल में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाती थी। तो चीज़ें ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लीडर्स की मैं बातें कर रहा था, यहाँ पे सहजानंद सरस्वती आते हैं जो कि यूपी किसान सभा से आप कह सकते हैं ताल्लुक़ रखते थे, और यूपी किसान सभा से एक और आते हैं जिनका नाम गौरी शंकर आता है, गौरी शंकर मिश्रा आता है, और एक काफ़ी फेमस है 1918 में मदन मोहन मालवीय आते हैं, और इनके नाम पे यूनिवर्सिटी वगैरह एजुकेशन रिफॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुए थे दोस्तों, इस वजह से ये काफ़ी फेमस होते हैं। उसी के साथ ही रिस्टोरेशन ऑफ द बंगाल लैंड एक्ट एंड द बिहार टेंडेंसी एक्ट जो कि 1938 में दर्शाई गई थी। ऑल इंडिया किसान सभा अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया 1936 में इसका उद्गम हुआ था। इसी के साथ ही
साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारा कीर्ति किसान सभा हुआ था। अब इन्होंने देखा क्या कि पूरे इंडिया भर में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, कुछ पार्ट उड़ीसा का, कुछ पार्ट झारखंड तो खैर था ही नहीं, तो ये भी मान करके चलिए इतने पूरे एरिया में एक किसान सभा पहले से ही चल रहा है। तो बाकी इधर भी नॉर्थ के जितने भी लोग हैं, पंजाब हो गया, आप कह सकते हैं हरियाणा का भी ये उद्गम उस टाइम हुआ नहीं करता था, तो पंजाब के जितने भी क्षेत्र हैं, पाकिस्तान की जितनी क्षेत्र हैं, मतलब कुछ पाकिस्तान तक आप कह सकते हैं चीज़ें दर्शाती हैं दोस्तों। तो कीर्ति किसान सभा हुआ करता था 1928 में, जो कि जिसका इलाका है वो पंजाब दे रखा है, एरिया पंजाब दे रखा है। लीडर्स की मैं बातें करूं तो भाई संतोख सिंह उभर करके आती हैं, और ये इनका जो ताल्लुक है दोस्तों वो गद्दार पार्टी से ये ताल्लुक रखते हैं। अब ये पार्टी क्या होती है, कैसे होती है, मैं आगे जब टॉपिक पर आऊँगा 1928 पर मैं बातें करूँगा। आप लोगों ने सुना ज़रूर होगा कि ये जो गद्दार पार्टी आप लोग कह लीजिए या फिर गादर पार्टी कह लीजिए, तो ये जो 1928 पर जब मैं आऊँगा तब चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा, टेंशन ना लीजिएगा। अभी सिर्फ याद रखते जाइए, टर्म के हिसाब से इन चीज़ों को समझते जाइए। जब इस टर्म पर मैं आऊँगा, इस टाइम फ्रेम पर मैं आऊँगा, तब चीज़ें नहीं बताऊँगा, फिर मेरे से सवाल पूछिएगा। अब रीज़न पर देखते हैं, इसमें रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा उभर करके आ रही थी कि चीज़ें हो सकता हो किसान के विपक्ष जा रहा हो, उन्हें चीज़ों को अपने हिसाब से करना हो, लेकिन बाहरी प्रेशर, ज़मींदार, ब्रिटिशर्स, इन सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने चीज़ों को देखा कि अब ख़राब होने वाली है, इसी वजह से इन्होंने रिवॉल्ट की शुरुआत कर दी। 16 पर मैं आता हूँ तो बरदौली सत्याग्रह उभर करके आती है, और 1928 दोस्तों, पहले हमारे पास 1921, 1928, 1936 ये 3 टाइम आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके बाद 1938, मतलब एक तरह से 1920 के बाद में यानी कि 1919 से हमारा जो जलियांवाला बाग हुआ था, उसके बाद से इन लोगों ने चीज़ों को अपने हिसाब से करने की पूरी कोशिश करी ब्रिटिशर्स ने। लेकिन हम इंडियन में तो भाई किसी से कम नहीं है, हमने भी चीज़ों को अपने हिसाब से देखा, और उन लोगों को जो भी उन लोगों ने जवाब देखा हो, जवाब सुना हो, उस हिसाब से जवाब दिया। लाठी की भी बोली गई थी, उसी के साथ ही बंदूकों की भी बोली गई थी, प्यार से भी बोली गई थी। तो जैसा उन लोगों को समझ में आता था हमने वैसा किया, और उन्हीं ऐसे वैसे के चक्कर में इतने सारे रेवोल्यूशन हमारे सामने उभर करके आ रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ ही साथ आगे देखिए तो बरदौली सत्याग्रह हमारे सामने बताइए, बरदौली गुजरात में जगह है। इसके जो लीडर्स हुआ करते थे वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। रीजन पर मैं बातें करूं, अगेंस्ट अनजस्ट रेजिंग ऑफ द टैक्सेस, फिर से वही बात, ब्रिटिशर्स को पैसे चाहिए तो क्या करा उन्होंने, टैक्स को बढ़ा दिया, और ज़्यादा इकोनॉमी चाहिए और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, उन्होंने लेबर की को जो एक्सप्लॉयटेशन है, पुअर का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो करने की शुरुआत कर दी। इसके बाद फिर भी समझ नहीं आया हम हिंदुस्तानियों को, तो इन्होंने बंदूकों की बोली। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस हिसाब से अलग अलग फेज़ पर अलग अलग चीज़ें हमारे सामने दर्शाई जा रही हैं। इस 16 नंबर सत्याग्रह में, जो कि बरदौली का सत्याग्रह था दोस्तों, ये पहला ऐसा सत्याग्रह था। आप लोगों ने सुना होगा सत्याग्रह इज डायरेक्टली रेफर टू गांधी, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है, क्योंकि इस सत्याग्रह में गांधी जी नहीं थे। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में या फिर आप कह सकते हैं बुक में साफ सीधी ये बात कही गई है कि जो सरदार हैं, पहली बात जो उनका टाइटल है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो इसी सत्याग्रह के बाद में उन्हें मिली थी। और किसने दी थी? ये जो बरदौली की महिलाएं हुआ करती थी, द वुमेन ऑफ बरदौली गिवन द टाइटल सत्याग्रह टू अवर वल्लभ भाई पटेल। इसी के साथ ही साथ पटेल वेंट गांधी, वो गांधी के पास गए थे, लेकिन बट ही डिड नॉट सपोर्टेड, किसी भी रीज़न से उन्होंने सपोर्ट नहीं करा हो। मे भी हो सकता हो कि उनका मन नहीं कर रहा हो, अगर मन भी ना करे तो हो सकता है कि हम कह सकते हैं उन पर कोई दबाव आ रहा हो पहले से ही कि यार तुम बाहर ही थे तो अच्छे थे, इंडिया जब से तुम 1916 में आए हो, 17 में तुमने ये किया, 18 में ये किया, 21 में आते आते एक और कर दिया, 28 में आते आते एक और कर दिया, भाई तुम बाहर ही रहो, हम हाथ जोड़ते हैं, तुम वापस साउथ अफ्रीका ही चले जाओ। तो उन्होंने यही सोचा होगा कि मे भी प्रेशर के वजह से चीज़ें इस हिसाब से हमारे सामने आ रही है कि वो गांधी जी के पास गए तो थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, कुछ रीज़न रहे हों। इसी के साथ ही
पर हम आते हैं तो यहाँ पर हर्ष चिन्ना मोग मोक्ष, ये एक मोर्च के नाम से आप लोग मोर्चा के नाम से जानते होंगे। मोर्चा कहते हैं जो एक प्रोटेस्ट के तौर पे हम चीज़ों को लेकर के चलते हैं, जैसे महिला मोर्चा हो गया, जो कि करंट में चीज़ें दर्शाती हैं कि एक राइट के तौर पे हम चीज़ों को, एक पार्टी के तौर पे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो हर्ष चिन्हा मोगा मोर्चा के नाम से चीज़ें आती हैं। ये 1946 में हमारे सामने उभर करके आई थी दोस्तों। ये यहाँ जो जगह है, हर्ष चिन्हा एक जगह है और उसी के साथ ही अमृतसर के ही पास में ये बसा हुआ है। तो ये जगह कुछ अमृतसर पंजाब का इलाका हमारे सामने उभर करके आता था। इसी के साथ ही लीडर्स की मैं बातें करूं तो अचार सिंह है और अचार सिंह चिन्हा और उसी के साथ ही सोहम सिंह जोश हमारे सामने उभर करके आए थे दोस्तों। इसका जो मेन रीजन हुआ करता था, अ रिस्पॉन्स टू अ डिसीजन टेकन बाय अ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर टू द फार्मर्स बाय द रीमॉडलिंग द मोगाज। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इरिगेशन पर बातें हो रही हैं। अब उन्होंने क्या किया, पहले उन लोगों को चीज़ें समझ में आई थी कि अगर हम यहाँ का रिसोर्सेज काट देंगे तो लोग हमारे पास में आएंगे, नहीं आए लोग। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब हमारे जो मजदूर है उसको एक्सप्लॉइट किया, उसको चीज़ों को आगे बढ़ाया, फिर भी हम सामने नहीं आए। अब इन्होंने क्या किया दोस्तों, हमारे जितने लोग हैं हमें मारने की शुरुआत कर दी, फिर भी हम सामने नहीं आए दोस्तों। अब इन्होंने क्या किया, जो हमारे फार्मर्स हुआ करते थे उनका पेट काटने की शुरुआत कर दी। अब पेट काटने की शुरुआत कैसे कर दी दोस्तों, इरिगेशन वाटर पर रोक लगा दिया गया था। चीज़ें उस हिसाब से आई थी दोस्तों, उस पर भी जो टैक्स है, उस पर भी जो कर्ज है, चीज़ें बढ़ा दी गई थी। जिस हिसाब से ये जो मोमेंट हुआ था वो हमारे सामने उभर करके आया था। इसी के साथ ही ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारा अग्रहण रिवोल्ट हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ये इसी के दौरान करवाया गया था। 18 पर मैं आता हूँ तो ये वर्ली रिवोल्ट हुआ था। और वर्ली बांद्रा आप लोगों ने सुना होगा, ये हमारा महाराष्ट्र में हुआ करता है। तो चीज़ें इस हिसाब से आती हैं। 1945 में इसका जो टाइम है वो दर्शाया गया है। रीज़न क्या है दोस्तों, एक्सप्लोटेशन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एंड द मनी लेंडर्स। ये फिर वही वाली बात है, ज़मींदार लोग सामने आ रहे हैं, लोगों को मार पीट रहे हैं, तो लोगों ने भी एक लड़ाई छेड़ दी उनके आगे। इसी के साथ ही यहाँ पर क्या देखा जाता था दोस्तों, पहली बार ये जो 1945 की जो घटना है, रिवॉल्ट है, पहली बार क्या देखा जाता था कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वुमेन वाज सपोर्टेड बाय द किसान सभा लीडर, जिनका नाम गोदावरी पारुलेकर है और ऑल्सो नोन एज गोडुतई। गोडुतई हम लोग कहते हैं आदिवासियों का जो लैंग्वेज होता है उसमें गोदुतई कहते हैं बड़ी बहन को। तो चीज़ें इस हिसाब से आते हैं, जैसे आप लोगों ने लोकली सुना होगा यूपी में कहते हैं जिस हिसाब से अम्मा का नाम देते हैं कि ये यहाँ की अम्मा है, इन्होंने सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया। उसी के साथ ही मेडिवल टाइम में अगर मैं बातें करूँ तो एक जोधा अकबर मूवी में भी हमारे सामने जो एक राजमाता के तौर पे चीज़ें उभर करके आई थी। तो दोस्तों ये महिलाओं का ही कंडीशन दिखाता है, वुमेन कंडीशन पर भी सवाल अगर कभी भी आते हैं तो ये सारी चीज़ों को लिख दीजिएगा ना, तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्ली रिवॉर्ड में क्या देखा गया था कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन दर्शाया गया था पहली बार, और इट वॉज सपोर्टेड बाय द किसान सभा लीडर, जिनका नाम हुआ करता था गोदावरी पारुलेकर, और जिनको हम लोग गोदुतई के नाम से जानते हैं। और गोदुतई कौन कहते हैं दोस्तों, वो हम बड़ी बहन कहते हैं आदिवासियों के लैंग्वेज में। इसी के साथ ही हम लोग 19 पर आते हैं। तो 19 पर हमारे सामने पुनाप्रा वल्याकर अपराइजिंग हुआ था। ये त्रवणकोर में हुआ था दोस्तों। साउथ की जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो बहुत ही मुश्किल है, मैं सच बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। लेकिन आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन से कुछ करना धरना है नहीं, आप लोग बस चीज़ों को याद करिए। चीज़ों को अगर समझ में आती हैं तो उनको उस हिसाब से ही याद करते जाइए, चीज़ें ऑटोमेटिकली याद होती जाएंगी। तो पुनाप्रा, मैंने इसको पूना से याद रखा था तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो पुनाप्रा वल्यार हमारे सामने अपराइजिंग हुआ था। ये 1947 में चीज़ें उभर करके आई थी। और ये कौन से इलाके में हुए थे, ये त्रवणकोर में हुए थे। इसके जो लीडर्स हुआ करते थे दोस्तों वो टीके वर्गीस वैद्यान हुआ करते थे। और रीज़न क्या है दोस्तों, यहाँ के जो एक कह सकते हैं कि डिप्रेस्ड कम्युनिटी थी। डिप्रेस्ड कम्युनिटी कहने का मतलब क्या है, जो कम्युनिटी को हम लोग समाज में काफ़ी टॉर्चर करते हैं, काफ़ी मतलब नीचली क्या, उनको तो देखते भी नहीं हैं। तो ये जो समाज के जितने लोग हुआ करते थे डिप्रेस्ड कम्युनिटी, उसको हम लोग इज़ावा के नाम से जानते हैं। इन लोगों को क्या किया जाता था दोस्तों, मारा जाता था, पीटा जाता था। और इस हिसाब से 800 रिबिलियन यहाँ के जो इस क्षेत्र में है वो मारे गए थे, किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स ओनली। तो चीज़ें अब लोगों को पसंद नहीं आई, तो लोगों ने क्या किया,
लड़ाई की शुरुआत कर दी। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने 20th नंबर पर तेलंगाना रिवोल्ट्स उभर करके आता है। अब तेलंगाना रिवोल्ट्स के बारे में मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, काफ़ी नया नया सा नाम लगता है, क्योंकि तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्रा यहाँ से कट करके आया है। तो तेलंगाना का जो रिवोल्ट है दोस्तों 1946, अभी देखिए करंट में मैं आप लोगों को रेलिवेंस, खैर करंट तो नहीं है, थोड़ा पुराना चला गया है, लेकिन जो रेलिवेंसी आई थी तेलंगाना जो स्टेट की जो मांग हुई थी दोस्तों, उनका जो हिस्ट्री है ना, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, जबकि एक रिवॉल्ट हुआ था तेलंगाना रिवोल्ट के नाम से। और ये जो तेलंगाना आज से ही नहीं है, ये तेलंगाना आप कह सकते हैं कि इसका जो उद्गम हुआ था अराउंड 1920 से लेकर के आप कह सकते हैं, फिर 1946 में हमारे सामने रिवॉल्ट ही हुआ था। तो इसके जो लीडर्स हुआ करते थे वो रवि नारायण रेड्डी हुआ करते थे, और उसी के साथ ही साथ मदिक्यायाला ओमकर हुआ करते थे। और काफ़ी सारे लीडर्स के भी नाम हैं, लेकिन इतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो रीज़न है दोस्तों, वो मेन रीज़न उभर करके आया था कि जो यहाँ के निज़ाम एक्सप्लोटेशन हुआ करते थे, जो कि वहाँ के देशमुख हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे। देशमुख कह सकते हैं कि रितेश भाई का नाम आता है, रितेश देशमुख, तो उनसे इसका ताल्लुक नहीं है दोस्तों, ये बस ऐसे ही समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देशमुख एक टाइटल हुआ करता था, जिस हिसाब से सिंधिया हुआ करता था, भोसले हुआ करता था, मतलब काफ़ी फेमस टाइटल हुआ करता था, अहीर हुआ करता था। तो ये जो टाइटल पर जो सवाल है ना दोस्तों, वो भी कभी कभी आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ वो कभी आने वाले हैं, क्योंकि यूपीएससी भी कभी टाइटल वगैरह को लेकर के भेदभाव नहीं करेगा, सवाल ये पूछेगा भी नहीं, बेशक कितने भी इससे चीज़ें उभर करके आएंगी। बस इतना याद रखिएगा कि वहाँ की जो एलीट क्लास हुआ करती थी, वो देशमुख और जागीरदार के तौर पर चीज़ें आती थी, और अंग्रेज ये कह सकते हैं कि ये जो निज़ाम यहाँ के जो हुआ करते थे, वो चीज़ों को एक्सप्लोट किया करते थे। तो इन लोगों का जो गुस्सा था वो कह सकते हैं कि लाजमी था बनना। निज़ाम ट्रेन मिलिट्री नोन एज द रजाकाज, रजाकाज कहते हैं या फिर रजाकाज कहते हैं, वो एक आर्मी ये बनवा रहे थे। इस हिसाब से चीज़ें आ रही हैं। आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरव्यू द निज़ाम डिफीटेड 100% डाइड, बिगेस्ट गुरिल्ला वॉर इन द एंशिएंट इंडिया। आप लोगों ने एक गुरिल्ला वॉर का नाम सुना होगा दोस्तों। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों मेडिवल टाइम में हुई थी, और किस राजा ने किया था मन में ही सोचिएगा, क्योंकि मैंने चीज़ों को बताया था आप लोगों को। और इवन ये मान करके चलिए, अभी तक की गोरिल्ला वॉर में सबसे बड़ी, अगर इंडियन हिस्ट्री में अगर मैं बातें करूं, तो ये अब तक की सबसे बड़ी गोरिल्ला वॉर चीज़ें उभर करके आती हैं दोस्तों। तो ये जो थी चीज़ें हमारे सामने, आप कह सकते हैं कि जितनी भी रिवोल्ट्स थी, मैंने आपको सिंप्लीफाइड वे में करवाया है। सिंप्लीफाइड वे कहने का मतलब 20 बांट दिया है। 1947 तक की जितनी भी घटनाएं थी, जितनी भी रेवोल्यूशन थे, वो आपके सामने दिखा दिए हैं। घबराइएगा नहीं, ये सारी चीज़ें मैं लिमिट में करवा रहा हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं है कि टॉपिक पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। जब मैं इस टाइम फ्रेम पर आऊँगा, क्योंकि अभी मेरा जो टाइम है वो 1857 का चल रहा है, लेकिन मैंने आज आप लोगों को 1950 तक, 1947 तक की चीज़ें बता दी हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ टाइमलाइन मेरा पढ़ाने का मकसद यही होता है कि चीज़ें जब मैं टॉपिक रिलेट करवाऊँगा, तो आप लोगों को 40% नॉलेज पहले से ही पता होगा। तो अब आप लोगों को जब भी मैं इस टाइम में आऊँगा, अब सपोज़ करिए आज मैं 1857 की शुरुआत करवा रहा हूँ, कल होकर के मैं 1920 जलियांवाला बाग पर जाऊं, तो आप लोगों को सीधा एक ताल्लुक लगेगा कि यार हाँ, मैंने इतनी सारे रिवोल्ट्स करवाई थी, उसका मेन रीज़न ये उभर करके आया था। तो चीज़ें ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके बीच में कहीं से किसी के भी मन में किसी भी रेवोल्यूशन को लेकर के डाउट है तो बताइए, नहीं तो मैं चीज़ों को और आगे बढ़ाऊंगा। एक बार ज़रा माइक ऑन करके एक बार कह दीजिए कि चीज़ें। सर ये जो आपने किसान सभा का बताया था, हाँ हाँ ये ऑल ओवर इंडिया हुआ था ये, हाँ हाँ। तो ये उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला पार्ट भी आएगा क्या इसमें? उसमें मेन रीज़न नहीं आएगा उसका, ये कह सकते हैं कि जैसे देखिए, ये जो घटना है वो 1918 से लेकर के 28 तक की चीज़ें दर्शाई गई हैं। एरिया जो डिवाइड करा है वो ऑल ओवर इंडिया करा है। उस टाइम में होता क्या है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, अगर भारत का नक्शा बनाइएगा ना, भारत का नक्शा बनाइएगा, तो आज का जो नक्शा है उस हिसाब से नहीं, जितना आप लोग जगह ले सकते हैं ना आसपास ले लीजिए, वो नक्शा आपका उस टाइम में कहलाएगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान का मेन लैंड नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम में चीज़ें हमारे सामने बंटवारा हुआ नहीं करता था। तो जितना आप लोगों को खींचने का मन है, आप लोग खींच सकते हैं कि ये हमारा भारत हुआ करता था। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा किसी के भी मन में, किसी के भी मन में कोई सा भी डाउट, क्योंकि अब मैं फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करूंगा। क्लियर है? आवाज़ नहीं आई, एक बार ज़रा मुझे बता दीजिए, सारी चीज़ें क्लियर है?
ठीक है, तो ज़रा क्लियर है सर? ध्यान, हाँ ठीक है, थैंक यू। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगले टॉपिक पर मैं आता हूँ दोस्तों। तो ये जितने भी चीज़ें, एक मिनट इसको रुकिएगा। हाँ ठीक है, देखिए अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, एडवेंट से चीज़ों की शुरुआत करवाई, आगमन से शुरुआत कराई, कैसे लोग आए थे गए थे, क्यों आए थे, कैसे आए थे, इकोनॉमिक बढ़ाया था, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई हैं। इसी के साथ ही साथ मैंने एक काम आज की क्लास में क्या किया, आप लोगों को जितने भी रेवोल्यूशन थे 20 के तौर पे आप लोग अब आज के बाद भूलने वाले हैं नहीं। कोई भी कहीं से भी अब पूछ लेगा। इसके अलावा दोस्तों ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री लेने का मेरा खुद सबसे पहला मकसद यही होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। अगर चेंज होगा तो पूरा इतिहास ही बदलेगा, चेंज नहीं होगा तो ये हमेशा यही चलता रहेगा। अब 20 हमारे सामने रेवोल्यूशन है, इसके अलावा 21वां या 22वां कोई लेकर के आ जाए तो मैं यहीं पर ही बैठा हूँ। तो दोस्तों याद रखिएगा, चीज़ें सिंप्लीफाइड कराना मेरा काम है। इसी को बस आप याद रखिए, नोट्स के तौर पे आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी, इससे बाहर और कुछ भी नहीं आने वाला है। जब और भी मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा तो चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी तक मैंने आप लोगों को 1757, 1764, बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, इसके बीच की घटनाएं बताई थी। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 1857 का जो टाइम फ्रेम है उसकी शुरुआत करते हैं। 1857 का जो टाइम फ्रेम है कैसे शुरू करते हैं दोस्तों, ज़रा याद रखिएगा। आप लोगों को पता है कि इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्लियर है। हम भारतीयों में एक अकल आ गई, हम हिंदुस्तानियों में एक अकल आ गई, हम लोग अब यूनिटी की तरफ आगे बढ़ने लग गए कि जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जो भी चीज़ें हम आगे देख पा रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये चीज़ें अब गलत हैं, क्योंकि गांधी आए थे, वल्लभ भाई पटेल आए थे, चीज़ों को इन्होंने बताया था कि जो वो लोग कर रहे हैं वो सही नहीं है। हम लोग बहुत ही शुरुआत से ही उनका सपोर्ट करते आ रहे हैं, लालच के चक्कर में, करप्शन के चक्कर में चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें दोस्तों गलत हैं। इन लोगों ने आकर के हमें बताया और हमने क्या किया, सोसाइटी में जो आम आदमी होते हैं उनको बोला कि चलो ठीक है यार, लड़ते हैं, और वो लोग चल करके लड़ रहे थे। और फिर उसके बाद ही 1857 का जो रिवोल्ट है, क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या सिग्निफिकेंस था, कैसे कौन कौन लोग हुआ करते थे, कहाँ कहाँ से रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, अवध का क्या रोल था दोस्तों, बंगाल का क्या रोल था, बिहार का क्या रोल था, सारी चीज़ें दोस्तों चलती रहेंगी इसी फ्लो में। घबराइएगा नहीं, बस बने रहिएगा। आराम आराम से करवाता हूँ, लेकिन एक बार जो करवाता हूँ वो आप लोग फिर नहीं भूल पाते हैं। ये चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे मेरे साथ में। इसी के साथ ही चलिए दोस्तों, अब मैं शुरुआत कराता हूँ रिवोल्ट्स ऑफ 1857 की। तो ये एक तरह से कॉजेज कह लीजिए, और किसी भी टॉपिक को 1857 का जो कॉज है या फिर आईवीसी का भी जो टॉपिक है, मैंने आप लोगों को सिग्निफिकेंस तोड़ तोड़ के बताया है। जितने भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, मैं सिग्निफिकेंस पर तोड़ करके बताता हूं दोस्तों। इसी में मैं इकोनॉमी भी बताऊंगा, पॉलिटिकल बताऊंगा, एडमिनिस्ट्रेशन बताऊंगा, रिलीजियस पॉलिसी बताऊंगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। हम हिंदुस्तानियों को कह सकते हैं कि दोस्तों कुछ भी कर लो, हमारे पास पैसा भी ना हो, हमारी इकोनॉमी भी खराब हो जाए, लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ जो कहेगा ना, हम तलवार उठा लेंगे। ये सारी चीज़ें हम दोस्तों इतिहास में भी देखते आते हैं, और आज की डेट में अगर कोई कहे तो आप लोग एग्जाम्पल देख ही सकते हैं। करंट में रेलिवेंसी डाल दीजिए, जो कि जहाँ इलेक्शन चल रहा है। तो चीज़ें ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। रिवोल्ट ऑफ 1857 की मैं शुरुआत करवाने जा रहा हूँ। पहले तो ये देखिए इकोनॉमिक कंडीशन क्या हुआ करता था यहाँ का, और ये जितनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, हमारा एक तरह से ये कह सकते हैं कि 1857 की शुरुआत तो हो रही है, लेकिन अचानक से तो शुरुआत नहीं हो गई दोस्तों। ये जो बाहर से जो लोग आए थे, कब आए थे, कैसे फैक्ट्री सेटअप किया था, क्या किया था, करीब करीब 250 साल, मतलब 250 साल, ये 7 को भी नेगलेक्ट करिए ना, तो 250 साल के बाद में जाकर के हम भारतीयों के मन में एक दिमाग आया कि चलो यार अब चीज़ों को बढ़ाएं। ये लोगों के मन में, हम लोगों के मन में एक चिंगारी जिसे कहते हैं, बारूद कहते हैं, वो फैलती जा रही थी। बस आग लगाने की देरी थी दोस्तों। ये आग लगते ही पूरे इंडिया भर में, और ना केवल इंडिया भर में दोस्तों, इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो वहाँ बैठी जो क्वीन हुआ करती थी, उसके भी जो कदम थे वो कह सकते हैं हिल गए थे। उसकी दुनिया हिल गई थी कि ये जो भारतीय हैं ये कैसे कर सकते हैं, ये जो हिंदुस्तानी हैं कैसे ये काम कर सकते हैं। तो 1857 का जो रिवॉल्ट था ना, 1857 के रिवॉल्ट में जो कॉजेज है
वही एक तरह से सिग्निफिकेंस के तौर पे चीज़ें दर्शा रही हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक की बातें हो रही हैं दोस्तों, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक तो ऑटोमेटिकली घटेगी, क्योंकि ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1857 से पहले की बातें करूँ मैं तो कितने सारे रेवोल्यूशन हुए। चाहे कहने का मतलब ये है कि बाहर से जो लोग आए थे, चाहे वो डच आए, फ्रेंच आए, ये आए, वो आए, उनके साथ ही उन्होंने यहाँ लड़ाई करी, तो वो अपना पैसा तो लेकर के आए नहीं थे दोस्तों, वो हम भारतीयों का ही रिसोर्सेज यूज कर रहे थे। इवन रिसोर्सेज में मैं सामान की भी बातें कर सकता हूँ, मैं इंसान की भी बातें कर सकता हूँ, तो वो लोग यही कहीं यूज करते गए थे। तो इकोनॉमिक तो है वो डेफिनेटली खराब होगी दोस्तों, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं होगी। इसी के साथ ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो लागू हो चुकी थी, जो आप देख सकते हैं कि अर्ली फेजेस, मतलब जो हमारा ब्रिटेन हुआ करता था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, वहाँ शुरुआत हो चुकी थी। उसका जो इफेक्ट है हमारे इंडिया में देखा जाता था, इट अफेक्टेड इंडियन ट्रेडर्स एंड द मर्चेंट्स, जो कि चार्टर एक्ट लागू हुआ था 1813 का और 1833 का। दोस्तों ये चार्टर एक्ट क्या है, कब आया था, कैसे आया था, ये सभी की सभी जितने भी टर्म वाइज है, मैं आप लोगों को एक एक क्लास लेकर के सारी चीज़ें बता दूंगा, वो इंडेक्स याद रखिएगा। उसमें से मॉडर्न का एक भी ऐसा टॉपिक होगा जो छूट रहा होगा दोस्तों, सारी चीज़ें एक एक लेकर के अलग वॉइस रॉइस करवाएंगे, अलग गवर्नर जनरल करवाएंगे, इन्होंने क्या किया, कितने काम किए, कितने एक्ट पास किए, ये कौन सा एक्ट है, वो कौन सा एक्ट है, इसको लेकर के इतना टेंशन लेना नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं हूं आप लोगों के साथ, तो डरिए मत। उसी के साथ ही एग्रीकल्चर का र्यून होने की शुरुआत की गई दोस्तों, याद रखिएगा। अगर मान करके चलिए हम लोग एक आइडिया लगाए कि जरा ध्यान दीजिएगा, जितने भी रेवोल्यूशन अभी हमने पढ़े, 20 के 20 रेवोल्यूशन पढ़े, चाहे हमने 1946 या फिर 1950 की बातें की गई हो, इसमें से मोस्टली क्या, मुझे तो लगता है कि 90% जितने भी रेवोल्यूशन होते होंगे ना, वो सभी एग्रीकल्चर पे, लैंड पे, टैक्स पे, रेंट पे, इस पे जमीनों पर, बंटवारों पर, एग्रीकल्चर पर, कल्टीवेशन पर, दोस्तों यही जितने टर्म्स हैं वही तो यूज हैं। तो ये सारी चीजें दर्शा रही हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर का तो हमारा एक्सप्लोटेशन होगा ही, एग्रीकल्चर की तो खराबी वहां पे होगा ही, उसी के साथ ही जमींदार का वहां पे लॉस होने की शुरुआत हो गई। दोस्तों याद रखिएगा, आम आदमी सोता हुआ शेर है, ये किसी मूवी का डायलॉग है। तो ये इन्होंने यहाँ क्या दर्शाया गया, जमींदारों ने क्या किया, यहाँ के कॉमन पीपल पर अटैक करने की शुरुआत कर दी कि तुम ऐसा करो, नहीं तो हम वैसा कर देंगे। इन लोगों ने भी क्या किया, ठीक है तुम कुछ भी कर लो, हम और बंदे इकट्ठा करेंगे, तुम्हारे खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे। तो लोगों ने क्या किया, इसमें अगर ये खड़े हो गए ग्रुप लेकर के, तो जमींदार लोगों का ना लॉस होने की शुरुआत देखी गई। तो ये भी काफी बड़ा एक रीजन हुआ करता है इकोनॉमी का, कि जमींदार का जो लॉस हुआ करता था उसकी शुरुआत हो गई थी। उसी के साथ ही साथ जो उनका गुस्सा था दोस्तों, मैंने अभी स्लाइड में आप लोगों को बताया कि ये 250 साल तक ये राज करते आ रहे हैं, लोगों के दिमाग में अभी तक न जाने क्या है, लोगों को चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है। लेकिन अब इन लोगों को चीज़ें समझ में आने लग गई हैं, लोग अब यूनाइट होने लग गए हैं, लोगों में एक एकता आ गई है, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो गलती थी वो जमींदारों की हुआ करती थी, जो गलती थी वो ब्रिटिशर्स की ही गलती हुआ करती थी। बेचारे मुगल तो इतने अच्छे हुआ करते थे दोस्तों, ये भी चीज़ें एक किताब में लिखी गई हैं, मैं आप लोगों को कहिएगा तो उठा करके भी दिखा दूंगा, अभी यहीं पर ही पड़ी होगी। तो उन्होंने ये भी कहा था कि मुगल जो हुआ करते थे काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, क्योंकि दोस्तों मुगलों के बारे में अगर मैं बातें करूँ तो चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हमारे इतिहास का एक पार्ट रहा है, उन्होंने नेगेटिव काम तो खैर बहुत किया है। औरंगजेब को देख लीजिए दोस्तों, कोई पसंद नहीं करता है, इन्होंने सिखों का बहुत बुरा मतलब उस टाइम में हाल किया था, तो लोग पसंद नहीं करते हैं। इसी के साथ ही इस्लाम पर भी अटैक इन्होंने भी करा था, हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा था। तो जो इनकी रिलीजियस पॉलिसी है ना दोस्तों, इसको हटा करके अगर देखा जाए कि एक हमारा 1526 से लेकर के हम 1700 तक की बातें करते हैं, तो हमारा जो इंडिया का जो हाल था वो सिर्फ कुछ इस हिसाब से था कि हम अगर मरते थे तो सामने मर जाते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद में चीज़ें कुछ इस तरह से हो गई दोस्तों, हम मर तो अभी भी जाते हैं, लेकिन अब हम सामने नहीं मरते हैं, अब हम अंदर से मर जाते हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं वो इकोनॉमिक अटैक करते थे, ये जो लोग हैं वो रिलीजियस अटैक किया करते थे दोस्तों। तो चीज़ें ज़रा ध्यान दीजिएगा किस हिसाब से हमारी हिस्ट्री चल रही है। इतिहास में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जैसे मुझे भी आता है और आप लोगों को भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्योंकि चीज़ें अगर मॉडर्न अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं मिडिवल से भी ताल्लुक़ रखूँगा, मैं एंशिएंट से भी रखूँगा, और इवन आज की भी जो मैंने अभी डायलॉग मारा कि आम इंसान सोता हुआ शेर है, तो ये करंट रेलिवेंसी तो है, शायद किसी मूवी का डायलॉग है, पता नहीं है, जाने दीजिए।
तो पॉजिटिविटी देखिए, इन लोगों ने ये कहा कि मुगल जो हुआ करते थे, इनके आने के बाद में इन लोगों ने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया था। इन लोगों ने अंग्रेज के आते के साथ ही ये लोग लैंड पर, ये लोग अपने फ़ायदे के लिए आते थे, क्योंकि इन लोगों को ये भी पता था कि मुगल जब आए थे तो उन लोगों का यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं था। अगर पता भी होगा तो उन लोगों को मन में डाइवर्ट कर दिया गया होगा, वो ब्रेन वॉश कर दिया गया होगा। तो चीज़ें इस हिसाब से हमारे सामने आ रही है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों पॉलिटिकल, और शायद इसी वजह से ये मुगलों मुगलों में बार बार कह रहा हूँ, तो शायद इसी वजह से 1857 के रिवॉल्ट में बेचारे अपने बहादुर शाह जफर जी को इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया था और बोला गया था कि तुम एकमेव यहाँ के, वो ऐसे करके तुम यहाँ के हो एकमेव एम्पेरर, एक यहाँ के अकेले एक राजा, तुम्हारी ही अब हम सुनेंगे, तुम अब हिंदुस्तानियों के राजा हो, ये भी टाइटल दिया गया था। अब वो बेचारा बूढ़ा इंसान, खैर आगे आएंगे, मजे आएंगे, अभी रुकते जाइए, बस बने रहिएगा, चीज़ों को एंजॉय करते जाइए। तो पॉलिटिकल पर मुझे बातें करने दीजिए। यहाँ पर रिलीजियस अफेयर काफ़ी ज़्यादा उभर करके आ गया था। रिलीजियस अफेयर कहने का क्या मतलब है दोस्तों, इन लोगों को अब जो इनकी धर्म है क्रिश्चियनिटी, इनको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक चर्च का जो निर्माण है, मिशनरीज का जो निर्माण है, वो शुरुआत कर दी गई थी, और पॉलिटिकली में ये लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते लेकर के जा रहे थे। उसी के साथ ही पॉलिटिकली कंडीशन में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, सब्सिडरी अलायंस है, डायरेक्ट एनेक्सेशन है। डायरेक्ट एनेक्सेशन कहने का क्या मतलब है दोस्तों, बिना कहे सुने एक एरिया पर अटैक कर देना, और अगर कमज़ोर है तो वैसे ही हथिया लेना, और अगर थोड़े शक्तिशाली हैं तो सबको मार के अपने अंडर में ले लेना। ये डायरेक्ट ही हुआ करता था। अनफेयर पॉलिसी लाइक द पॉलिसी ऑफ ट्रेड। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, पॉलिसी ऑफ ट्रेड क्या है। मैं एक जमींदार हूं और मेरा एक काफ़ी अच्छा कह सकते हैं कि दोस्त है, एक छोटा सा किसान है, मैं सारी चीज़ें इसको ही दूंगा, बाकी लोग मेरे आसपास है या नहीं है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यही सेम चीज़ ब्रिटिशर्स ने किया। एक फेमस उनके जो दोस्त ज़मींदार हुआ करते थे, उनको सारी चीज़ें देते गए और उनको बीच में फ़ायदा मिलता गया, और लास्ट में उन्होंने क्या किया कि जो दबाव इनको जितना फ़ायदा मिलेगा, जो ब्रिटिशर्स ज़मींदारों को जितना फ़ायदा देंगे, वो और नीचे जा कर के उतना ही टेंशन देंगे, क्योंकि उनको तो भाई प्रॉफिट दिख गया, उनको तो पैसा कमाना है। अब ये सारी चीज़ें होती गई थी। पॉलिसी ऑफ ट्रेड हमारे सामने इस हिसाब से चीज़ें आती हैं। उसी के साथ ही साथ क्या देखा गया था कि जितने भी राइट्स हमारे मुगल रूलर्स के द्वारा बनाया गया था उसको ख़त्म कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों के द्वारा दर्शाया गया था कि मुगल का जो पावर है दोस्तों वो ख़त्म हो गया था। बहुत सारे रीज़न है, मैंने आप लोगों को बताया था कॉजेज़ ऑफ फेलियर्स ऑफ मुगल्स, किस हिसाब से वो डूबते जा रहे थे, औरंगजेब के बाद कोई अच्छा राजा नहीं था, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेशन पर मैं बातें करता हूँ तो करप्शन एंड द एक्सप्लॉयटेशन स्पेशली एट द लोअर लेवल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पुलिस, कोर्ट्स, इन सारी चीज़ों में जो एक्सप्लॉयटेशन है, आप कह सकते हैं करप्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। इसका भी मेन रीज़न दोस्तों पता है क्या है, ये जितने 1857 में लड़ाई हुई थी, 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, तो उसमें क्या दर्शाया जाता था दोस्तों, ये सभी की सभी चीज़ें EIC के द्वारा करवाई गई थी। ये बाद में रिजल्टेंट मैं बताऊंगा। और एक बहुत अच्छा मेरा फेवरेट सवाल है दोस्तों, मैं कहीं पर भी मॉडर्न की शुरुआत करता हूं, चाहे किसी भी क्लास में ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मॉडर्न की शुरुआत करते के साथ ही, अभी तो आप लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा होता तो मैं जाते ही सबसे पहला मॉडर्न स्टार्ट करते करते एक सवाल करता दोस्तों, और ये मेरा काफ़ी फेवरेट सवाल है, क्योंकि इसी सवाल में पूरा आपका मॉडर्न समाज आ रहा है। विश्वास करिएगा, ये एक ऐसा सवाल है कि पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो इसी में समाएगा। ये मैं आप लोगों को करवाऊंगा जब मैं 1857 रिवॉल्ट खत्म कर लूंगा, टेंशन ना लीजिएगा, बस बने रहिएगा। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसी के साथ ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो सोशियो रिलीजियस कल्चर की जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, इन लोगों ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने की शुरुआत कर दी टुवर्ड्स द नेटिव इंडियंस। थ्योरी ऑफ वाइट मैंस बर्डन हमारे सामने आती है। तो ये चीज़ें दोस्तों नहीं है, मुझे पता है, ज़रूर पता होगा कि आप लोगों में से बहुत सारे हैं जिनको ये चीज़ पहली बार आज पता लग रही है दोस्तों। तो ज़रा याद रखिएगा, अब पता लग गई है ना, अब आप लोग सक्सेस की ओर जाते जा रहे हैं, और लोगों को तो ये सारी चीज़ें पता भी नहीं है, बस इतना याद रखते जाइएगा। थ्योरी ऑफ वाइट मैंस बर्डन अगर कभी भी आता है दोस्तों, तो इससे थोड़ा आइडिया भी आप लोग कह सकते हैं, मैंने हमेशा बताया है कि हिस्ट्री नाम में तोड़िए, नाम में ही हमारे सामने काम रखा है और उसका दाम
नाम भी रखा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर वाइट मैन की बातें हो रही हैं, और वाइट मैन्स बर्डन, बर्डन का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी में हम लोग बोझ कहते हैं, कि हमारा जो एक वाइट मैन है उसके बोझ क्या क्या हुआ करते थे दोस्तों। ब्लैक अगर आ जाए तो उसका सबसे बड़ा बोझ है, और ब्लैक अगर आ जाए, वाइट और ब्लैक है, तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उभर के ही आता है। इसी के साथ ही साथ रिलीजियस प्रोपोगेशन बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज। दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया था, रिलीजियस का भी जो कल्चर है ये इन लोगों ने फैलाने की शुरुआत कर दी थी। इन लोगों ने पहले तो ये सोचा था कि हमारी जो क्वीन है पूरी दुनिया में चलेगी तो पूरी दुनिया उसे सलाम करेगी। बाद में आकर के उन्होंने ये भी सोचा कि जो हमारा रिलीजन है, हम जिसे फॉलो करते हैं, हम जो प्रैक्टिसेस करते हैं, अब ये भी हम इन लोगों से करवाएंगे। इसी के साथ ही साथ फिफ्थ में आता क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटसाइड इवेंट्स। दोस्तों बाहरी, मैंने बताया था कि इतिहास में ज़रूरी नहीं है कि अगर मान करके चलिए हमारे इंडिया में जो सारी चीज़ें हो रही हैं वही इंपॉर्टेंट है। क्या पता कहीं लड़ाई हो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया पड़ रहा हो, क्या पता इस तरफ लड़ाई चल रही हो हमारे इंडिया में अटैक इम्पैक्ट पड़ रहा हो। तो ये भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें सामने क्या देखा गया, क्रिमिनी वॉर्स होने की शुरुआत देखी गई थी। पंजाब वॉर्स हो रहा था दोस्तों। अब आप लोग बोलिएगा कि पंजाब तो इंडिया में, तो ये आउटसाइड कैसे हो गया। दोस्तों ये जो पंजाब का जो रीजन है ये पाकिस्तान का हुआ करता होगा, इस हिसाब से हमने इसको पंजाब वॉर्स का नाम दे रखा है। इसी के साथ ही साथ फर्स्ट अफगान वॉर की शुरुआत देखी गई थी यहाँ पर 1838 से 42 में। यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, इतनी सारी लड़ाई होने के बाद में ब्रिटिश सफर्ड अ सीरियस लॉस इन दीज वॉर्स। क्योंकि कैसे लॉस का सामना करेंगे, उनके पास इंसान नहीं है, उनके पास इंसान नहीं है, उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, मतलब इकोनॉमी नहीं है। फिर उन लोगों ने चीज़ों को शुरुआत करने की कोशिश करी, फिर धीरे धीरे करके रीजनरेट करा। इसी के साथ ही साथ छठे नंबर पे आता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, डिसकंटेंट अमंग द सिपॉइज। मतलब आपके जो सोल्जर्स हैं, आपके जो सिपाहीज हैं, उनके बीच में मतभेद करवाना। कैसे मतभेद करवाना जरा याद रखिएगा दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन और वेयरिंग कास्ट स्पेसिफिक क्लोथिंग, एग्जांपल टर्बन। दोस्तों अगर मान करके चलिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, हम भारतीयों के पास में, हम हिंदुस्तानियों के पास में पैसा भी नहीं है, हम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जाति के खिलाफ अगर कोई कुछ भी कहेगा हम उसका सर काट देंगे। क्लियर है दोस्तों, ये बहुत ही हमारा इतिहास गवाह है, और हम इन सारी चीज़ों में बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब आप खुद सोचिए, मैं जाति को लेकर के बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरा पर्सनली किसी से कोई भेदभाव नहीं है, ये सारी चीज़ें बस बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक में है। तो टर्बन, अब आप सोच सकते हैं, जो सरदार, जो सिखों का जो एक कह सकते हैं प्राउड की जो बातें होती हैं, उसी को पहनने से ये लोग मना कर रहे हैं। तो दोस्तों वो लोग तो तलवार उठाएंगे ही उठाएंगे। उसी के साथ ही क्या देखा जाता था कि फोर्स टू ट्रेवल ओवरसीज विच वॉर्स फॉरबिडन इन द हिंदू ट्रेडिशन। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, हमारे वर्ल्ड वार के भी टाइम में हमारे भारत के लोग गए थे ब्रिटिशर्स के एक तरफ से लड़ने के लिए, याद होगा, और उन्होंने क्या क्या वादे करे थे। ये सारी चीज़ें करवाऊंगा दोस्तों, टेंशन ना लीजिएगा, बस आराम से चाय कॉफ़ी लेकर के बैठते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, कहानी सुनते रहिएगा, बहुत मज़ा आ रहा है। इसी के साथ ही अनइक्वल पे फॉर द हिंदू सिपॉइज। ये एक तो 5 मेरे अंडर में 5 सैनिक हैं, एक हमारे सिख हैं, एक हिंदू हैं, एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है, एक जैन है, ले लीजिए। मैं क्या करूंगा, इनके बीच लड़ाई लगवाऊंगा, इनको अनइक्वल पेमेंट करूंगा, इनको कहूंगा कि यार हमारी वर्दी में तुम्हारा टर्बन नहीं है तो इसे हटा दो। ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों। तो इन लोगों के ही खिलाफ जा करके इन लोगों ने ऐसा करा, और फिर बोला कि नहीं, कुछ भी हो जाए ये रेवोल्यूशन होगा, 1857 की जो लड़ाई है वो होगी, फिर इसके बाद में चाहे कुछ भी हो जाए हमें नहीं पता, जान रहे ना रहे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो जाति है, हमारा जो रिलीजन है वो रहना चाहिए। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अभी जस्ट मैंने जाति का बहुत अच्छा एग्जांपल देकर के आप लोगों को बताया। एक मंगल पांडे की बातें हमारे सामने उभर करके आती हैं दोस्तों। मैंने तो एक लाइन में लिख करके चीज़ों को ख़त्म किया है, लेकिन ये मंगल पांडे की जो कहानी है दोस्तों काफ़ी फेमस हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर न्यूली इंट्रोड्यूस इनफील्ड राइफल्स जो कि बीफ फैट से बनता था, और ये जो कोटिंग है वो कि ट्रिगर पॉइंट पर इसका जो कोटिंग हुआ करता था, वो कुछ बंदूक वगैरह हुआ करती थी जो कि आप कह सकते हैं आज़ादी के टाइम में यूज़ हुआ करती थी। उसको छीलते थे शायद, फिर हटाते थे, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं था नहीं, लेकिन मैंने देखा है, सुना है, काफ़ी जगह म्यूजियम में ये सारी चीज़ें रखी पड़ी हैं। तो चीज़ें इस हिसाब से आती हैं दोस्तों
कि जो ट्रिगर पॉइंट हुआ करता था उसको वहाँ से हटाते थे। जैसे बंदूक का आप लोगों को मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से आती हैं। जैसे मान करके चलिए ये हमारी बंदूक हुआ करती है, इसका जो ट्रिगर पॉइंट हुआ करता था दोस्तों, यहाँ से पहले मुंह से छीला करते थे। और वो हिंदू जो लोग हैं, हिंदू लोगों को बोला जाता था कि वहाँ पर अगर सैनिक वगैरह है, चाहे कोई भी सैनिक हो, इनको इनसे फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस चीज़ का जो विरोध है वो हिंदू लोग करने की शुरुआत कर दी, क्योंकि ये जो ट्रिगर है ना दोस्तों, ये बीफ फैट से बना होता था। और बीफ फैट क्या है, कैसे है, आप लोगों को चीज़ें पता ही है। तो इसी के साथ ही साथ आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों टॉपिक में। तो जो मेन इवेंट उभर करके आया था, मेन इवेंट हमारे सामने उभर करके कुछ इस प्रकार से आया था। कहानी सुनते जाइएगा, समझिए ये सारी चीज़ें कुछ लिखी ही नहीं है। ये सारी चीज़ें लिखने का मतलब मैं तो बस आप लोगों को प्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आता है कहानी के तौर पे बताने में, पर्सनली बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है, इधर मत ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। होता क्या है, 1857 की जो चिंगारी है, कहते हैं कि अगर एक जगह चिंगारी में अगर आग लगा दो तो पूरा वो जो पटाखा वगैरह है या फिर जिसके अंदर जो भी सारी चीज़ें लगी हैं, आग वगैरह है, वो सब फैल जाती है बहुत तेज़ी से। तो 1857 की जो लड़ाई है या फिर जो मेन इवेंट है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी दोस्तों। मेरठ में आप लोगों ने देखा होगा कि जो आर्मी कैंट होते हैं, चाहे आगरा कैंट हो गया, दिल्ली कैंट हो गया, तो जो आर्मी का जो कैंट वगैरह होता है, जहाँ पे कैंटीन में आप लोग जाते होंगे सामान वगैरह लेने के लिए, तो आर्मी कैंट में होता क्या था, इन लोगों ने क्या किया था कि इसका नाम होता है द मेरठ म्यूटिनी, जिसकी शुरुआत 9 मई 1857 तक चली थी। दोस्तों याद रखिएगा 1857 की लड़ाई कितने दिन चली थी, बताऊंगा आगे। 6 दिन चली थी। तो इसी में 6 दिन में कितने सारे लोग उभर करके आए थे। इंडिया भर के कहाँ कहाँ से ना जाने किस किस स्टेट से लोग उभर करके आए थे सपोर्ट करने के लिए कि नहीं ब्रिटिशर्स गलत हैं, हम लोगों को अब चाहिए आज़ादी, हमें अब चाहिए अपना स्वराज। तो इसमें चीज़ें आती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। स्टार्टिंग में 9 मई 1857 में मेरठ का म्यूटिनी हुआ था। और म्यूटिनी कहने का मतलब क्या है, एक रिबेल हुआ था अगेंस्ट द ऑफिसर्स। ब्रिटिश ऑफिसर्स को इन्होंने क्या किया था, वहाँ का जो जेल हुआ करता था उनको वहाँ पे मार दिया था। इन लोगों ने ब्रिटिशर्स ऑफिसर को मार दिया था। उसी के साथ ही जेल तोड़ करके 10 मई को ये फरार हो गए और ये चले गए दिल्ली। दोस्तों याद रखिएगा, लास्ट स्लाइड में एक काम करता हूँ, कहानी के तौर पे इसको मिटा ही देता हूँ। कहानी जरा देखिएगा। 9 मई को मेरठ में कैंटीन में एक अटैक हुआ। उसमें अटैक में ऑफिसर्स वगैरह हुआ करते थे, ब्रिटिश के अंग्रेज लोग हुआ करते थे, ऑफिसर्स के पोस्ट पे बैठे हुआ करते थे। उस टाइम में कोई एनडीए का पेपर नहीं होता था, सीडीएस का पेपर नहीं होता था। अंग्रेज है तो चलो भाई तुम ऑफिसर बन जाओ, ये एक सिलसिला चलता था। इन लोगों को गुस्सा आया, इन लोगों ने चीज़ों की शुरुआत इस तरह से करवाई। इन लोगों ने लास्ट में क्या किया दोस्तों, इनको मार दिया। 10 मई को ये लोग जेल वेल तोड़ करके दिल्ली की तरफ आगे चले गए। दोस्तों कहानी सुनिएगा, मजा आएगा। इसी के साथ ही दिल्ली में कैप्चर कर दिया। कैप्चर करने का मतलब क्या है, वहां के जो म्यूचनरीज हैं, यहाँ मतलब मेरठ के जितने भी रिबिलियंस हैं, वो दिल्ली के सिपोही से जा करके मिल गए। दिल्ली में भी सिपोही थे भाई, हर जगह है। और 11 मई को वो लोग चले गए दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद में क्या हुआ था, इन लोगों ने बोला कि यार हमें ना मुगल टाइम बहुत अच्छा लगता था। मुगल टाइम में चीज़ें अच्छी से चलती थी और कुछ इस हिसाब से चीज़ें चलती थी कि मुगल वगैरह जब हुआ करते थे तो हमारी सारी चीज़ें ठीक थी। अब ये लोग नई सरकार आई है, नए लोग आए हैं तो हमारा मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर को हमारा इंडिया का राजा बना दिया, हमारे इंडिया का राजा बना दिया और उसको एम्पेरर ऑफ हिंदुस्तान घोषित कर दिया। दोस्तों सवाल आते हैं प्रीलिम्स के सवाल, Who among the following Mughal rulers called as the emperor of Hindustan? तो दोस्तों औरंगजेब नहीं होगा। लोग गलती करते हैं, उस टाइम में ये जो टाइटल है उनको दिया गया था और ये टाइटल हमारे BSZ को दिया गया था या फिर BSJ को दिया गया था, जिनका नाम बहादुर शाह जफर हुआ करते थे। अब इससे पहले मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो लोग हुआ करते थे मुगल के टाइम के, काफ़ी पपेट किंग हुआ करते थे। जहाँ से पैसा मिला, जहाँ से फ़ायदा मिला, ये लोग वहाँ लुढ़क गए थे, क्योंकि ये लोग एक लोटे की तरह होते थे। लेकिन दोस्तों इतिहास में पहली बार देखा जाता है कि जो इंसान है वो पैसे को छोड़ करके रिस्पेक्ट के पीछे जाता है। उन लोगों को पता था कि अगर बहादुर शाह जफर को अगर खड़ा कर दिया जाएगा, उसके पास क्या है, पैसा है, उसके पास पावर है। वो अगर इन फ्यूचर में अगर चीज़ें जीतता भी है, अगर हम लोग जीतते भी हैं तो हम लोग उसके अंडर में रह लेंगे, एक बार फिर से मुगल का परचम आ जाएगा, हम लोग खुश हैं दोस्तों कुछ, क्योंकि कम से कम ब्रिटिशर्स के चंगुल से तो निकलेंगे। लेकिन इसको भी पता था, कह सकते हैं आप, मुगलों को भी पता था, बहादुर शाह जफर को भी पता था।
अगर गलती से भी हम जीत गए, इसे ये भी पता था कि हम तो जीत तो पाएंगे नहीं, क्योंकि वैसे ही ये बेचारा बूढ़ा हो गया था। तो यार ओल्ड होने के बाद में, ओल्ड इज नॉट ऑलवेज गोल्ड दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये बूढ़ा वैसे ही हो गया था, इसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं बची थी। तो इसको पता था कि हम वैसे भी हारने वाले हैं, लेकिन हमें इज्जत मिल रहा है। वो कहते हैं ना, हमें इज्जत मिले तो हमारी हाइट और भी 2-4 फीट बढ़ जाती है। तो इसे इज्जत मिलने की शुरुआत देखी गई थी और उसको टाइटल दिया गया था। उसके आंखों से आंसू आने लग गए थे कि यार ये इंडिया वाले, हमारे कह सकते हैं हिंदुस्तानी, हमें कह रहे हैं कि तुम अब आज से हमारे राजा हो। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, कितनी खुशी हुई होगी उसे। इसी के साथ ही साथ क्या किया, उसने ये भी सोचा कि चलो ठीक है, अगर मान करके चलो हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, हम जीत अगर जाएंगे ना, तो हमारा नाम अकबर के जगह पे दर्ज होगा। क्योंकि अकबर ने भी बीच में शेरशाह का टाइम था, उसको हरा दिया था, और ये भी बहादुर शाह जफर भी ब्रिटिशर्स को हरा देगा, तो इसको भी अकबर के बाद पूजा जाएगा। ये भी इसका एक मन में लालच हुआ करता था। इसके बाद हुआ क्या, दिल्ली गिर गया। सॉरी, दिल्ली गिर गया मतलब कहने का क्या मतलब है, फाइनली मई में चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। ये 9, 10, 11, 12 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का टाइम दिया गया। मतलब एक 3 महीने का क्वार्टर का टाइम दिया गया इसको, लोगों को, कि ठीक है भाई, अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं तो हम अटैक करेंगे। फाइनली ब्रिटिश अटैक दिल्ली इन सितंबर, उन्होंने दिल्ली पर अटैक कर दिया। 6 दिन की ये लड़ाई हुई दोस्तों, और ब्रिटिशर्स ने फिर से ले लिया दिल्ली को अपने कब्जे में। थाउजेंड ऑफ पीपल डाइड, थाउजेंड ऑफ पीपल वर हैंग्ड, ओल्ड किंग वाज कैप्चर्ड। बेचारा वैसे ही बूढ़ा था, उसको पकड़ लिया गया, मार दिया गया रंगून में। और कहाँ, कौन से टाइम फ्रेम हुआ करता था, 1862 का वहाँ टाइम फ्रेम हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हैं। उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें आती हैं कि उसके बाद राजा को मारने के बाद में वहाँ उसके जो बेटे हुआ करते थे उसको भी मार दिया गया। इसका मतलब क्या है, दस द एंडेड द इंपीरियल डायनेस्टी ऑफ मुगल। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारी इतनी बड़ी डायनेस्टी, या कह सकते हैं 1526 से चलते चलते 1707 से चलते चलते आप लोग और आगे आते हैं तो 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इतने लंबे टाइम फ्रेम का जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो एक डायनेस्टी है, उसकी शुरुआत यहाँ पर जाकर के होती है दोस्तों। इसके जितने भी बेटे हुआ करते थे सबको मार दिया गया था और चीज़ें इस हिसाब से आगे बढ़ी थी। तो ये है हमारा इतिहास दोस्तों, ये है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, और हमारा जो मुगल है अब जा करके ख़त्म होता है दोस्तों। इसी के बाद ही थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर सेंटर ऑफ रिवोल्ट की बातें होती हैं। आग लगी हमारी मेरठ में और चीज़ें कानपुर का मेन सेंटर बन गया, लखनऊ का मेन सेंटर बन गया, बरेली का, झांसी का, ग्वालियर का, आरा का। ये जितने 6 इलाके हैं दोस्तों, कह सकते हैं 6 इलाके हैं, ये मेन सेंटर के तौर पे हमारे सामने दर्शाई गई थी दोस्तों। तो याद रखिएगा जो हमारा इतिहास है कुछ इस हिसाब से ही हमारे सामने चलती आती हैं और चीज़ें मतलब इसी हिसाब से हमारे सामने दर्शाई जाती हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, 1857 की जो लड़ाई है ना, उसमें बस एक माचिस जलाने की देरी थी। बाकी पूरे इंडिया भर में लोग बैठे थे अपना गुस्सा लेकर के। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा इसका इफेक्ट क्या पड़ा था, कौन कौन से स्टेट हुआ करते थे, उस स्टेट के जो लीड पे रोल हुआ करता था किसका हुआ करता था, और ब्रिटिश ऑफिसर उस जगह पे कौन पोस्टेड हुआ करता था। क्योंकि ये जो एक टेबल के तौर पे चीज़ें मैं बताऊंगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सामने उभर करके आती हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में क्या करूँगा दोस्तों, यहीं पर ही एंड करूँगा और बाकी आप लोगों से यही कहूँगा कि ये इतिहास की चीज़ें हैं दोस्तों। रिवोल्ट हो, रेवोल्यूशन हो, कुछ भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस फ़र्क यहाँ से पड़ना चाहिए कि जो भी हमारी चीज़ें हैं वो रेलिवेंट, सिंप्लीफाइड और कह सकते हैं कि क्वालिटी पर चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं। इतना जो मॉडर्न का जो टाइम फ्रेम है इतना लंबा चौड़ा हुआ करता है। 1498 से आज से 3 क्लास पहले मैंने शुरुआत करी थी और आज मैं 1857 पर आ गया हूँ। और इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी किसी से भी रैंडमली कोई भी डेट पूछ लिया जाएगा और वो ना बता पाएगा। दोस्तों मैं ये भी क्लास कंडक्ट करवा सकता हूँ एक दिन, जो कि मैं कहूँगा कि किसी एक से भी पूछ करके कि ये जो डेट है इसमें बताइए इसके आसपास क्या हुआ था, इस डेट के आसपास क्या हुआ था दोस्तों। क्योंकि अगर मैं मेहनत करता हूँ तो आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी चीज़ों की मेहनती से ही आगे बढ़ाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। और इस बीच मुझे ये बताइए किसी के भी मन में कोई सा डाउट है क्या?